Good afternoon, everyone. Thank you for गुड joining आफ्टरनून। today's session. नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्ते सर। सर। नमस्कार जी। सबसे लकी बकरी था कि डेडिया करके नमस्ते सर जी, नमस्ते। जी, नमस्कार जी। तो चलिए ठीक है, हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आज सेशन के दौरान में थोड़ा-सा नॉइज़ की दिक्कत आई, आवाज़ की दिक्कत आई तो प्लीज़ मुझे बताते रहें। वैसे तो मैंने आज 2-2 सेटअप लगा के रखे हैं कि अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अपना जो लास्ट सेशन था उसका आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया गया है। आज मॉर्निंग में सॉरी या कल इवनिंग में उसका वीडियो अपलोड किया गया है और आप उसको भी देख सकते हैं। ग्रुप्स में भी उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और जो अभी तक के जो हमारे सेशन हुए हैं उसके अंदर हमने क्या-क्या इन्फॉर्मेशन स्टडी की है उसके रिगार्डिंग सबको जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें देख के आप सबको क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमारा लास्ट जो लेटेस्ट चल रहा है वो डाइल्यूशन के ऊपर चल रहा था। डाइल्यूशन में मैंने जो फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था उसमें 3 फॉर्म ऑफ डाइल्यूशन एक्सप्लेन किया था, D4, D5, D6। पहले हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू क्रिएट अ डाइल्यूशन, जिसमें 2 डाइल्यूशन को बनाया गया, बिफोर मील एंड आफ्टर मील फॉर्मूला, क्योरिंग एंड हीलिंग फॉर्मूला। क्योरिंग में आपको क्या-क्या यूज करना है, हीलिंग में आपको क्या-क्या यूज करना है, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। और जो हमारा लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने D4, D5, D6 के ऊपर डिस्कस किया कि किस तरह से आप पता करेंगे कि आपको कहाँ पे D4 देना चाहिए, कहाँ पे D5 देना चाहिए, कहाँ पे D6 देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको बताया गया है ना। तो इस तरह से हमने अपने जो सारे इंफॉर्मेशन थे वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर थोड़ा-सा हम जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम यूजेस ऑफ पेटेंट के ऊपर जाएँगे कि पेटेंट को आप यूज़ करवा सकते हैं, करवाना चाहिए तो उसमें क्या कैसे यूज़ करवाना है, उसके ऊपर थोड़ा-सा हम आपको लेके जाएँगे। तो उस चीज़ को बताने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पेशेंट को आप जब चेक कर रहे हैं, डायग्नोज़ बना रहे हैं, तो डायग्नोज़ के बाद आप प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन जो बनाना है, उसमें क्या-क्या आपका पार्ट इंक्लूड होता है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे आज। और जो हमारा गेस्ट लेक्चर जो है अभी वो गायनी डिजीज़ के ऊपर चल रहा है, वंदना मैम कर रहे हैं। आज भी गायनी डिजीज़ के ऊपर एक बढ़िया लेक्चर आने वाला है। उसके बाद फिर हम टेम्परामेंट डायग्नोसिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसको भी कवर किया जाएगा। अभी उसके 15 पॉइंट्स सबसे पहले हमने बताया कि टेम्परामेंट क्या होता है, फिर उसमें बताया कि कौन से टेम्परामेंट में कौन से ऑर्गन सिस्टम्स आपके इंक्लूडेड होते हैं, और उसके बाद हमने आपको 15 पॉइंट्स बताए जिसके अंदर टेम्परामेंट इंक्लूडेड है, डायग्नोसिस इंक्लूडेड है। और आज हम उसके जो कुछ आपको उसको जानने के लिए क्या चीज़ करनी है उसके ऊपर आपको बताया जाएगा। तो वो चीज़ आज हम टेम्परामेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। और एंड ऑफ द सेशन हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो लेक्चर रहता है, अगर उसमें मैंने आप सबसे पूछा अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप सबके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को जिन ग्रुप्स में आपको लिंक मिलता है उसमें, या फिर आप मुझे नंबर पे आप शेयर करें ताकि मैं उन क्वेश्चंस को आगे अपने जो लेक्चरर हैं उनसे डिस्कस करके और एक दिन आपका फिर उसके रिगार्डिंग उस कंफ्यूजन और क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए सेशन रखा जाएगा। ड्यूरिंग सेशन में रिप्लाई करना, कुछ चीज़ों को रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेक्निकल बात पे बात कर रहे हैं उसमें हम रिप्लाई कर सकते हैं, पर जो आपका एजुकेशन बेस्ड प्रोडक्ट जो बेस्ड रहते हैं उसके अंदर हमें थोड़ा-सा एक समय चाहिए होता है उसका रिप्लाई क्रिएट करवाने को। आप उनसे पूछेंगे वो उसी समय आपको बता देंगे, रिप्लाई दे देंगे, पर
उसमें क्या होता है कि बड़े ज्यादा लोग एक साथ क्वेश्चन पूछने लगते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। अगर सारे लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें सारे कॉमन क्वेश्चन क्रिएट करके हम आगे उसमें चल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक चैप्टर नंबर 10, उसमें आपका स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर पेशेंट बताया गया कि आपको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए आपको क्या देना है, उसके रिगार्डिंग बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करना, कैसे आपको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करनी है। जब आप पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में आपके क्या बातें चलनी चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, उसके ऊपर बताया गया है। सबसे पहले आपका की फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड अबाउट द बेसिस, कि किस बेस पे आपको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। सबसे पहले डायग्नोस्टिक एजम्पशन, कि जो आपने उसका डायग्नोस किया था उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अब डायग्नोस्टिक एजम्पशंस में क्या क्या होता है, जैसे डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंटल इंडिकेशंस, जो कि टेम्परामेंट डायग्नोसिस है। उसके बाद आपने अभी हमारे एक्सपर्ट को भी बोलते सुना होगा, वो बात करते हैं पल्स डायग्नोसिस की। तो पल्स डायग्नोसिस क्या होता है उसके रिगार्डिंग वो आपको बताएंगे, है ना। फिर उसके बाद और आप डायग्नोज करने के लिए आपको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रिजाइबल बॉडी इंडिकेशंस सच एज अनइजीनेस एंड पेन्स और एनी अदर सिम्टम्स considering the body factors such as gastrointestinal tract, urinary tract, nerves and nervous system influences। आपको एक तो आपने उसका डायग्नोस बनाया जिसके लिए आपने टेम्परामेंट डायग्नोसिस लिया, उसके बाद उस डायग्नोस को थोड़ा कंफर्म करने के लिए और अपना थोड़ा और अच्छे से उसको क्लियर करने के लिए आप उसके सिम्टम्स को उसमें लेंगे, और सिम्टम्स में उसके जो बेसिक बॉडी इंडिकेशंस हैं उसको आप जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसको भी दिक्कत आ रही है। और उसको अगर आपको फर्दर जानना है तो उसमें आपको किस किस चीज को जानना चाहिए। एक आपका वन है आपका नंबर 1 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो जीआईटी के रिगार्डिंग क्या दिक्कतें आती हैं उनको, यूरिनरी ट्रैक के रिगार्डिंग क्या दिक्कतें आती हैं उनको, क्या उनको नर्व्स और नर्वस के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है। नर्व्स का मतलब कि कोई जोड़ों के दर्द या मसल्स की पेन, नर्वस का मतलब कि थकावट होना, नींद आना, बार बार नींद आना, इस तरह की कोई दिक्कत, क्या ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं उसमें बन रही है। तो वो सारी चीजें आपको जो डायग्नोसिस क्रिएट करने के अंदर यूज करनी है। और सेकंड जो आपका पार्ट रहता है डायग्नोस का, वो रहता है पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जैसे कि आपके अल्ट्रासाउंड हो गए या किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, इस तरह के जो अदर टेस्ट हो गए वो आपके पेशेंट की डायग्नोस क्रिएट करने के लिए वर्क आते हैं। तो ये था हमारा बेसिक, जो प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है, और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप आगे पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे। अब उसमें भी आपका मेथड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, उसमें यूजुअली इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स लाइक टू डू ओरिजिनल D3 मेडिसिन बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, बट इन आवर कंपनीज एक्सपीरियंस composition medicine practice helps doctor achieving more desired and quick result in patient। जब आपके पास कोई भी, ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो यही बात करते हैं कि हमें ओरिजिनल मेडिसिन से प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओरिजिनल को ही सजेस्ट किया जाता है। पर कंपनी का भी एक अपना एक्सपीरियंस है जिसमें ये जानने को देखने को मिलता है कि अगर आप ओरिजिनल के साथ, आप ओरिजिनल मेडिसिन के साथ अगर आप जो पेटेंट प्रोडक्ट है उसका भी अगर आप साथ में यूज करवाते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़ा फास्ट हो जाता है। अगर इसको मैं एक सिंपल से शब्दों में बोलूं, अगर आप ओरिजिनल दे रहे हैं अकेला तो हो सकता है आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट आए। अगर आप अकेला पेटेंट प्रोडक्ट देंगे तो हो सकता है आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आए। 10 दिन में रिजल्ट नहीं आने वाला तब उसमें, पर रिजल्ट आएगा तो हो सकता है 1 महीने के अंदर रिजल्ट आए। पर जब आप पेटेंट और ओरिजिनल का साथ में कॉम्पोजिशन बना के देते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट जो आने की जो संभावना है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद है आपका प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 की एस्पेक्ट। देखिए ये वैसे आपकी हर प्रिस्क्रिप्शन में यही चीज फॉलो होती है, पर अदर सिस्टम इसको आज के टाइम पे कितना फॉलो कर रहे हैं वो हम नहीं जान सकते हैं। और अगर हमें जानना है तो हमें सरकारी हॉस्पिटल में जाके कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए, तो वो आपको बताएंगे
या फिर जब कोई पेशेंट ऐसा जो जगह जगह डॉक्टर से भटक के आया होता है, तो वो आपको आके बताता है, कुछ ऐसी चीजें बताता है उन डॉक्टर्स के रिगार्डिंग में। तो वही जनरल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। पहले तो है प्रॉपर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन ऑफ पेशेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ देयर ट्रीटमेंट। जो प्रिस्क्रिप्शन के दो पार्ट है इसमें, जो जब आपने उसको फॉर्मूला बना दिया, अभी तक हम बात कर रहे थे फॉर्मूला बनाने की, फॉर्मूला अभी हमने शेयर भी कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको बताया भी कैसे आपको बनाना है फॉर्मूला, है ना। तो अभी तक हम बात कर रहे थे फॉर्मूला बनाने की। अब आज हम बात करेंगे कि फॉर्मूला तो बना के आपने दे दिया, फॉर्मूला अपना काम करेगा, पर ऐसे क्या चीज हो कि जिससे जिस चीज को फॉलो करने से वो पर्सन को फॉर्मूला लेने के लिए क्या फॉलो करना है, क्या चीजें करनी है, वो आपके अगले पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आती है। जिसमें सबसे पहले आपको उसका जो ट्रीटमेंट है वो कितना चलने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको ऑनेस्ट रिप्लाई देना चाहिए। दूसरा कि उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग आपको उसका एक ऑनेस्ट रिप्लाई होना चाहिए आपके पास, ताकि आप उसको बता सके। इन दो चीजों को आप उसमें ध्यान रखते हैं। सेकंड है प्रोवाइडिंग देम विद एक्यूरेट ट्रीटमेंट विद मोस्ट एफिशिएंसी एंड स्पीड एज टाइम इज द की फैक्टर। आप जब उनको सही प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे और आपने उसको सही से मोटिवेट किया होगा, सही से आपने उसकी काउंसलिंग की होगी, तो उनको मेडिसिन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उनको रिजल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जाने से पहले क्या अभी मेरी आवाज सही आ रही है आज? यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए, अब लास्ट जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, अभी जो हम फॉर्मूला, हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं ना, बुक से मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज, डिजीज सेगमेंट वाइज फॉर्मूलाज हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसके रिगार्डिंग ही थोड़ा सा एक अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कुछ चीज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपके प्रिस्क्रिप्शन के स्टेजेस क्या होते हैं। अब आपने हमारे जो गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है, जो अभी हमारा यूजर नहीं है और जिसने से बुक मंगाई है, वो देखेगा कि उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें लिखी गई हैं कि उसमें मेडिसिन, ओरिजिनल मेडिसिन लिखी है, पेटेंट में सिर्फ लिखा है, टैबलेट लिखा है, पेटेंट के ड्रॉप्स लिखे हैं, स्पेशल प्रोडक्ट लिखा है। क्या ये सारी चीजें एक साथ देनी है? तो जो अब आपका पार्ट आएगा स्टेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन। एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब जिसको आप फर्स्ट एड प्रिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, जो कि अभी हम पिछले इतने कई लेक्चरों से, बीते गत लेक्चरों से हम हर टाइम डिजीज, कोई एक सेक्शन ऑफ डिजीज को पकड़ते हैं और फिर उसके रिगार्डिंग क्या कॉमन फॉर्मूला बन सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो उसमें वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल और फर्स्ट एड प्रिस्क्रिप्शन। अब क्या हुआ कि उसको 2 हफ्ता 1 महीना दवाई देने के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है। अब एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन में ये चीजें होनी चाहिए। इसकी प्रिस्क्रिप्शन में हमें सिर्फ डाइल्यूशन चेंज करना है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन में क्या डोजेस को भी चेंज करना है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन में क्या हमें आगे डाइल्यूशन और डोजेस को तो चेंज किया है, क्या साथ में हमको फॉर्मूला के अंदर भी चेंज करना चाहिए कुछ। कोई डाइल्यूशन का मीन्स कि D4, D5, D6, डोजेस का मतलब कि खाने से कितनी देर पहले, खाने के कितनी देर बाद, अल्टरनेटिव रैपिड, वो हमारे डोजेस हो गए। और लास्ट होता है हमारा कंक्लूसिव में किस चीज को, कि इसका फॉर्मूला तो नहीं चेंज करना है, क्या S5 की जगह हमें S1 करने की जरूरत तो नहीं है, क्या S5 की जगह हमें S10 करने की जरूरत तो नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो सेकंड स्टेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होती है कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन। अब इन 2 स्टेजेस के दौरान पे जो आप साथ में पेटेंट चलाएंगे, यूज करेंगे, वो आप यूज करेंगे टैबलेट एंड सिरप ओनली। किसी भी तरह का कोई ड्रॉप्स, कोई एक्सटर्नल मसाज, कोई एक्सटर्नल हॉट कंप्रेस, इस तरह का आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। वो आप सारा, इससे जो नेक्स्ट फर्स्ट है आपके प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर 2 प्रिस्क्रिप्शन है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन। और उसके बाद है हमारा फाइनल स्टेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें हमारे 2 प्रिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट है एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन, कि अब उस पेशेंट को ट्रीटमेंट लेते हुए 2 से 3 महीने का समय हो चुका है। 2 से 3 महीने के समय के बाद अब उसको हम फाइनल उसके ट्रीटमेंट की तरफ को लेके जा रहे हैं, जहां पे उसकी वो बीमारी दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कंडीशन की तरफ को हम उसको लेके जा रहे हैं। तो वो है हमारा एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन। और लास्ट है हमारा रेपेटरी स्टेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब रेपेटरी क्या होता है कि पेशेंट जो है वो 80%, मोर देन 80% जो है वो क्योर हो चुका है। तो उस समय आप क्या करते हैं, उसकी सारी मेडिसिन को बंद करवा देते हैं। सिर्फ कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसको आप अगले कुछ समय के लिए कंटिन्यू करवाते हैं, फिर उसको भी बंद करवा देते हैं और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो जाता है।
और रेपेटरी देने से ये हमारी एक सुनिश्चित हो जाती है कि आगे चल के इसको ये बीमारी दोबारा नहीं हो सकती है। तो ये थे हमारे जो टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब मैं आगे जाने से पहले अगर इतनी सी बात पे किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेरे से वो एक बार बात कर सकते हैं। आपका अपना क्वेश्चन है कोई तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। एनी क्वेश्चन प्लीज। देखिए डेफिनेटली आपके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में सवाल नहीं आया हो, है ना। हो सकता है कि समझ ही ना आया हो कुछ। अगर कुछ समझ ही नहीं आया तो तब भी बोलिए, अगर कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो भी बताइए। मैं रिपीट करूंगा, डेफिनेटली रिपीट करूंगा जी, रिपीट करूंगा सर। एंड ऑफ ऑल में रिपीट मुझे करना ही है। पर उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपको सुन के लगा हो कि यार ये इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो सुन के आपको लगा हो कि अटपटी लगी हो या किसी भी तरह का आपका कोई इमोशन जागा हो, तो उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे जरूर बात कीजिए प्लीज एक बार। जैसे किसी आप हेलो सर, जी जी सर ये हम पूछना चाह रहे थे कि जी कितना कम से कम दिन तक दवाई आपका ये मतलब चलने के बाद पेशेंट क्योरनेस हो जाएगा? सर मोर देन 70% पेशेंट में जो रिलीफ है वो शुरू के 2-3 डोज में ही होना शुरू हो जाएगा। जब वो पहले वीक के बाद आपके पास आएगा ना तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस आपके पास लेकर आएगा, ठीक है। जी एक बात तो होगी ये। जी दूसरा, अब जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है उसको मिनिमम 5 to 6 मंथ आपको ट्रीटमेंट देना ही चाहिए, थैंक यू सर। ताकि वो चीज दोबारा उसको पलट के ना हो। ओके ओके सर। और अगर जैसे 2-3 महीना हम लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो जो डोज उसमें बुक में लिखा हुआ है वही ना जी दवाई चलते रहेगा तो 6 महीना तक सर? सर, दवाई अब देखो, अभी मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की ना कि 4 तरह के प्रिस्क्रिप्शन है। एक है एक्सपेरिमेंटल और फर्स्ट एड प्रिस्क्रिप्शन। जो बुक में आपको दिया वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही है, पर उसको आपको किस समय। सेकंड है कंक्लूसिव। अब कंक्लूसिव में मान लीजिए आपने 10 डायबिटीज के पेशेंट चेक किए, 10 में से 30% 3% को ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो उसमें आपको एक सेम तरह का चेंज करना है। 3% को ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें आपको एक तरह का चेंज करना पड़ेगा। 30% में ऐसा हुआ कि जरा भी रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें आपको कुछ और तरह का चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है 1-2% में ऐसा हुआ कि रिजल्ट आ रहा था फिर रुक गया एकदम से, तो उसमें आपको कोई और चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वो आपका कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये आपका जो शुरू का 1.5 महीने से 2 महीने का जो टाइम होता है, इस प्रोसेस चलता है जिसके अंदर उसकी डोज को सेटल करवाया जाता है, डाइल्यूशन को सेटल करवाया जाता है अच्छा जी। तो थैंक यू इसके सर। लिए अब ये इतना बड़ा प्रोसेस है, अगर मैं ये पूरा आपके ऊपर अकेला छोड़ दूं तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, है ना। जी इसलिए आपको इसको इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको बड़ा सिंपल सा तरीका यही है कि कंपनी के साथ मिलके काम करो। कंपनी के से साथ मिलके शुरू के दौर में कुछ डॉक्टर्स को चेक कीजिए, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना बने और जल्दी से जल्दी सारी चीजें आप तक पहुंच जाए, है ना। जी सर। जी, हेलो सर। नेक्स्ट वन प्लीज। हेलो सर। जी जी बोलिए। हाँ सर, अगर पेशेंट को एक से ज्यादा कंप्लेंट होगी तो अपना जो फॉर्मूला है क्यूरिंग मेडिसिन और सिस्टेमिक मेडिसिन, मतलब क्यूरिंग जो देते हैं तो खाने से पहले और सिस्टेमिक खाने के बाद, अगर पेशेंट को अलग अलग कंप्लेंट हो गए तो कैसे दे सकते हैं उसे? मैम सॉरी, क्यूरिंग जो है वो आप खाने के क्यूरिंग और सिस्टम को आप एक साथ यूज करवाते हैं जो बेसिक में ना। हम्म। जी, और उसके बाद हीलिंग होता है जो बाद में होता है ना। या सॉरी। जी 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 ओके। और सेकंड चीज मैम कि इसमें मानो, आपको जी जी बोलिए। हाँ, अगर पेशेंट को एक पेशेंट है उसे स्किन प्रॉब्लम भी सीवियर है और उसे गायनेक जी प्रॉब्लम भी सीवियर है, तो एट ए टाइम जी दोनों को क्लियर करना है तो कैसे करेंगे? मतलब मैम जैसे स्क्रोफोलोसो ग्रुप और एक साथ नहीं यूज कर सकते, मुझे S2 और S5 2 देना और है। 5 यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मैं आपके उस या चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। पर हाँ। अब इसमें एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी मैम। हम्म। देखिए, जब मल्टीपल डिजीज होती है तो आखिर में हमको किस चीज पे बीमारी को ढूंढना है। क्या बीमारी रक्त में है या रस में है, हमको तो उस चीज पे ढूंढना है ना। ओके। हाँ। यस। तो जो उसका फॉर्मूला उस समय बनाया जाएगा वो उस चीज को ध्यान में देखते हुए बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब इसी चीज का एग्जाम्पल ले लेता हूँ
जब आपके पास स्किन का पेशेंट आएगा ना, आप उसका, आपके पास मान लीजिए 10 स्किन के पेशेंट आए हैं, आप 10 के 10 का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या KFT LFT कुछ करवाएंगे, तो उसमें उन लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 10 में से 4 को हो सकता है कि फैटी लिवर निकल के आए, 10 में से 4 को हो सकता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज निकल के आए, 2 को हो सकता है कि कुछ ना निकले, है ना। ओके। पर उसमें से मैक्सिमम पर्सन को जो बीमारी है वो चमड़ी पे निकल रही है, पर वो कारण कहीं और पे निकल के आ रहा है ना। यस सर। तो जो आखिर में हम जब एज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ काम कर रहे हैं या सोचेंगे और उस पर काम करेंगे, तो उसके लिए हम उसका फॉर्मूला इस कंडीशन पे बनाएंगे, जो उसके रूट कोज को पकड़ते हुए बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अब आपके इसी की बात की जाए तो उसमें हम पहले गायनी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। स्किन तो इरप्शन बन रही है, पर उसको साथ में कोई ऐसी चीज भी जो बार बार क्रिएट हो रही है और कम हो रही है, क्रिएट हो रही है जो कम हो रही है ना, जो कि रेगुलर उसके अंदर है। अब स्किन में एक बार सोराइसिस हो गया, वो वहां पे आके ठहर चुका है, पर एक चीज ऐसी है जो बार बार रेगुलर अकर हो रही है ना, तो पहले हम जो रेगुलर अकर हो रही है उसको हम फोकस कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। साथ में जो जैसे आपने एक अपने आपके सवाल के अंदर ही अपने साथ में जवाब को भी इंक्लूड किया था कि जो सिस्टमिक रेमेडी है, आपने साथ में थोड़े समय के लिए वो सिस्टमिक रेमेडी को यूज कर लिया है ना। यस सर। तो इस तरह से आप उसका फॉर्मूला क्रिएट करके आगे पेशेंट के अंदर रिजल्ट ले सकते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। अभी मैं एक बार रिपीट करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि और किसी का कोई क्वेश्चन हो, और अगर आपको लगता है कि ये बात क्यों कही गई, क्या ये बात है, इसका क्या मतलब है, तो उसके ऊपर भी आप जरूर मुझे रोकें उस समय, मतलब उसके बाद लेक्चर होने के बाद, और मुझसे बात करें, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं एक बार अभी। सर सर जी नमस्ते सर। सर। जी सर। जी अभी यहाँ पे आपके जो टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन बताया सर, उसमें 4 तरह का, तो ड्यूरेशन जी क्या है जी इसका सर? सर, ये टोटल 6 मंथ का ड्यूरेशन है, हर 1.5 महीने के अंदर आपकी चेंजेस हो रही है। तो चारों का 1.5 अलग अलग महीना, 1.5 महीना हुआ ना सर? जी 1.5 महीना करके आपका 6 महीने का समय हो गया है ना। जी जी, ओके, जी थैंक यू सर। अभी जब मैंने कंक्लूड करना है तो आप पाएंगे कि देखिए 60% पेशेंट में तो आपका एक्सपेरिमेंटल और उसमें कंक्लूसिव के अंदर ही ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, उसमें एक्सपर्ट तक बात ही नहीं जाती है, रिपर्टरी देना पड़ता है, सीधे लास्ट में फाइनल देना पड़ता है ना। पर ये वो क्या सारी चीजें वो एक्सपेरिमेंट बेस पे है। पर अभी मैं थोड़ा सा अपने जो लेक्चर है उसको मैं कंक्लूड करूंगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो आज आपसे बात की गई है। देखिए इसमें 2 तरह की बातें आपसे बताई गई है, एक आपको किस चीज का ध्यान रख के दवाई बनानी है, दूसरा आपको पेशेंट को किस चीज का ध्यान रखवाना है, क्या चीजें उसको बतानी है ना। उसमें डोजेस तो आपको बतानी पड़ेगी उसको, वो हमारा लास्ट ऑफ पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, पर उससे पहले आपको उसको क्या चीज करनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, उसके ऊपर बात हो रही है। तो फर्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक एजम्पशन, जैसे आपको बताया डायग्नोस्टिक एजम्पशन में आप टेम्परामेंट डायग्नोसिस करेंगे, उसका पल्स जो एक्सपर्ट बन रहा है वो पल्स डायग्नोसिस की तरफ को जाएगा, टेम्परामेंट एंड पल्स को आप वर्क करते हैं। उसके साथ आप उसके जो बॉडी फंक्शंस है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आपको आके अपनी क्या क्या दिक्कत बता रहा है, और उस दिक्कत के अलावा क्या उसको जो 3-4 जो आपको मेन चीजों का ध्यान रखना है वो ये कि क्या उसको कहीं पेट की दिक्कत तो नहीं है, क्या उसको कहीं पेशाब या फिर पेशाब से लगती हुई कोई और दिक्कत तो नहीं है, क्या उसको नींद या फिर थकावट या दर्दों की दिक्कत तो नहीं है। इस तरह के कुछ आपके जो सिम्टम्स है वो आपको इस बुक में भी लिखा है, इस तरह के सिम्टम आप उसको ध्यान में रखेंगे दवाई बनाने से पहले। अब आपने उसका टेम्परामेंट डायग्नोसिस कर लिया, अब आपने उसका जो सिम्टम्स है वो भी कर लिए, और आपने उसकी बॉडी की लैंग्वेज को भी जान लिया, तो आपके पास एक डाटा निकल के आ गया कि ये पर्सन के अंदर इस लेवल की बीमारी हो सकती है, इस पर्सन के अंदर रस की बीमारी है, पर इस तरह की रस की बीमारी हो सकती है। अब सेकंड है हमारा पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, जो उस चीज को कंफर्म करवाता है। मान लीजिए वो आपके पास आया, पेशेंट आया, वो इतना बड़ा दस्ता रिपोर्ट करे कराया, कभी पहले उसके रिपोर्ट नहीं चेक करें, पहले उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ सवाल कीजिए, अपनी बात उसको बताइए, उस कंक्लूजन को फिर आप आगे बता के बोलना आप रिपोर्ट भी लेकर आए, हाँ जी लेकर आया हूँ जी। कितने महीने पुरानी रिपोर्ट है? 1 महीना, 4 महीने, 1 साल, 2 साल? अच्छा, इस रिपोर्ट में इस तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं निकल के आई थी? जी बिल्कुल निकल के आई थी। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, अपने डायग्नोसिस को बनाएंगे, तो एक पेशेंट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। पर डायग्नोज करने का मेन मकसद है हमें फॉर्मूला बनाने से पहले एक अच्छा डायग्नोज लेना है। अब इसके बाद आप जो फॉर्मूला बना रहे हो उसमें आप किस किस चीज का यूज कर सकते हैं? एक तो ओरिजिनल D3 रेमेडी, जिसका फॉर्मूला आपको पहले बता दिया गया, एक क्योरिंग फॉर्मूला, एक हीलिंग फॉर्मूला है। क्योरिंग के अंदर कौन कौन से रेमेडीज यूज होते हैं,
पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे यूज होती है, वो सारी चीजें आपसे शेयर की गई है। आज हम बात करेंगे कि आप उसको एक ओरिजिनल फॉर्मूला दे रहे हैं और उसके साथ आप उसको क्या दे सकते हैं, पेटेंट प्रोडक्ट। अब पेटेंट प्रोडक्ट में आपको क्या देना है, कब कब देना है, क्या देना है, उस पर बात नहीं करूंगा मैं। हम उस पर बात करेंगे कि आपको वो कब कब देना है पेटेंट प्रोडक्ट, आज उस पर बात होगी अभी। उसके बाद लास्ट था आपका जो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, आपने डायग्नोज कर लिया, फॉर्मूला बना लिया, दवाई निकाल ली, पेटेंट भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपको पहले पेशेंट को लास्ट कंक्लूड करने से पहले बताना है, देखिए अगले इतने समय तक आपका ये इलाज चलने वाला है, अगले इतने दिनों में आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट, अपने आप में जो आपके सिम्टम्स है उसमें कमी आने शुरू हो जाएगी, कुछ इतने दिनों के बाद आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने शुरू हो जाएगी, कुछ इतने दिनों के बाद आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती है, और इतना समय आपको हमें देना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप पहले पेशेंट से एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका जो कि प्रॉपर काउंसलिंग के अंदर आ जाता है ना। तो ये था अभी तक जो आपसे डिस्कस किया गया। अब लास्ट था, लास्ट पार्ट ऑफ, अब प्रिस्क्रिप्शन कितने समय चलेगी, उसमें हमने आपके साथ 4 तरह के प्रिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया, जो कि 2 मेन स्टेजेस पे जुड़े हुए हैं। एक है प्राइमरी स्टेज और एक है फाइनल स्टेज। प्राइमरी स्टेज में जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन है और कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन है, और फाइनल स्टेज में जो है वो एक्सपर्ट रिपर्टरी ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन है। रिपर्टरी मतलब कि ताकि उसको वो बीमारी लौट के ना आए, वो प्रिस्क्रिप्शन है। तो ये आपसे 4 प्रिस्क्रिप्शन हमने शेयर की थी। अब इसके बाद हम आगे थोड़ा सा इसको और लेकर जाएंगे। अब इसमें बेसिक प्रिस्क्रिप्शन को आपको यूज कैसे करवाना है उसके ऊपर पेशेंट को, देखिए काउंसल फॉर्मूला बन गया, आपने उसकी काउंसलिंग भी कर दी, इतने समय तक लेना है, और आपको मालूम पड़ गया कि आपके अगले 6 महीने अगर आपको दवाई देनी है तो किस किस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसको दवाई देनी है। अब उस पेशेंट को दवाई लेने का तरीका आपको बताया गया था, खाने से 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, है ना, रैपिड डोज। पर अब उसके साथ हम थोड़ा इंक्लूड करेंगे पेटेंट प्रोडक्ट को। पर पेटेंट प्रोडक्ट को आपको कब कब देना है, हम थोड़ा उस चीज के ऊपर आज एक डिस्कशन करेंगे। पहले तो जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है रेमेडी, उसके ऊपर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा, और अगर उसके बाद कुछ एक बार उसको कंक्लूड भी कर दूंगा मैं। 2 सप्ताह से 4 सप्ताह तक डॉक्टर को केवल भोजन से पहले, भोजन के बाद का फॉर्मूला, बिफोर मील एंड आफ्टर मील, टैबलेट और सिरप ही देना चाहिए। अब अगर मैं इसके साथ इसके पैसे की भी बात करूं, आप सभी यहाँ पे डॉक्टर हैं, कोई पेशेंट तो नहीं है ना, देखना कि थोड़ा सा भांडा फूट जाए हमारा, है ना। तो अगर इसकी पैसे की बात करूं, आपने उसको 1-2 हफ्ते के अगर आप उसको एक फॉर्मूला बना के दे रहे हैं बिफोर मील, आफ्टर मील और रैपिड डोज, तो उसकी अगर मैक्सिमम जो कॉस्टिंग हो सकती है वो 100 रुपीज हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और जो पेटेंट और टैबलेट की अगर एमआरपी की बात की जाए, तो पेटेंट जो सिरप है वो आपका 90 रुपए का होता है जो एमआरपी है, और जो टैबलेट आएगी 100 रुपए की, आपको 100 टैबलेट्स आती है, तो उसमें से आपकी 20 से 22-25 टैबलेट लग रही हैं, तो वो आपकी यूं समझ लीजिए, आप 100 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए, तो आपका वो अराउंड 25 रुपए की टैबलेट होगी, है ना। 90 + 25 + 100, तो वो आपका 295 से लेके 300 रुपए के बीच में आपने उसको प्रोडक्ट दिया, और 500 रुपया आप 400 रुपया 500 रुपया आप उससे चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपका इंक्लूडिंग फीस होता है। ये आपका मैं 2 हफ्ते की बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ते का आप इसको और आधा कर दीजिए, 150 रुपए की दवाई, 300 रुपए का 1 हफ्ते की दवाई आप पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी आगे चल के ये है कंक्लूसिव स्टेट ऑफ ट्रीटमेंट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 सप्ताह से 4 सप्ताह तक डॉक्टर केवल भोजन से पहले, भोजन के बाद का फॉर्मूला, टैबलेट और सिरप ही देना चाहिए। यदि रोगी को किसी प्रकार का परिणाम मिलता है तो इसे 1 महीने तक, इस नुस्खे को 1 महीने से 1.5 महीने तक सेम तरह से चलाएं। अगर आपने जो पहली बार उसको ट्रीटमेंट दिया था उससे उसको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अगले 1.5 महीने तक आप उसको सेम तरीके से चलाते रहे, 1 से 1.5 महीने तक। 2 हफ्ते के लिए दिया, फिर 2 हफ्ते के लिए दिया, और उसके बाद फिर एक बार 2 हफ्ते के लिए दे सकते हैं। पर यदि 2.5 महीने के बाद आप उसमें आर सीरीज के जो ड्रॉप्स हैं या स्पेशल प्रोडक्ट है उसको जोड़ भी सकते हैं साथ में। अगर मरीज को आराम मिल रहा है तो इसी फॉर्मूला को D5 में 3 महीने तक इस्तेमाल करें। अगर नहीं मिल रहा है तो उसे 45 दिन के बाद उसको बदल ले, D5 से D4 करें या D6 करें वो अभी हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था,
कि कब आपको D5 करना, D5 से D4 करना है, कैसे आपको D4 से D6 करना है, आपको क्यों करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो अब इसके साथ खाने से पहले का फॉर्मूला होता है, खाने के बाद का फॉर्मूला होता है। जो पहला जो बेसिक जो प्रिस्क्रिप्शन है वो खाने से 5 मिनट पहले, खाने के 5 मिनट बाद 30 ml पानी के अंदर 15-15 बूंदे, पर उसी को आप खाने से 15 मिनट पहले, खाने के 15 मिनट बाद, खाने से आधा घंटा पहले, खाने के आधा घंटा बाद 100 ml पानी, आधा गिलास पानी और पूरे गिलास पानी के अंदर 15-15 बूंदे डाल के देने के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो ओरिजिनल मेडिसिन के रिगार्डिंग का फॉर्मूला। और रैपिड डोज का आपको सबको मालूम है कि उसको किस तरह से आपको चलाना चाहिए, है ना। उसको हर घंटे पे देना है, फिर कुछ दिनों के बाद हर घंटे को 2 घंटे करवा देना है, उसके कुछ समय के बाद 2 घंटे को 3 घंटा करवा देना है। वो हमारा रैपिड डोज का ट्रीटमेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वंदना मैम से भी कि वो भी रेडी रहे, बस मेरा ये लेक्चर जो है वो कंक्लूड होने वाला है। और इसके बाद आपका आता है हॉट कंप्रेस। हॉट कंप्रेस सॉरी, पहले हम डिस्कस करेंगे टैबलेट एंड कैप्सूल को। जो टैबलेट है वो आपको सिंगल टैबलेट देना है, 2 टाइम सुबह शाम देंगे, बिफोर आफ्टर मील में। जो खाने के बाद का जो फॉर्मूला होता है उसके साथ आप उसको लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। और जो सिरप है वो आप उसको 1 चम्मच 2 टाइम खाना खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे। 1 चम्मच खाना खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये है हमारा सिरप का जो ट्रीटमेंट है, ये भी 2 टाइम चलेगा आपका। देन ऑइंटमेंट जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर आप लगाएंगे। दर्द के लिए है तो दर्द वाले एरिया पे लगाइए, स्किन के लिए है तो कभी भी पूरे जख्म पे नहीं लगाना चाहिए, उसके साइड से लगाना शुरू करें और धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ, जब थोड़े दिन के बाद वो कम होता जाएगा उसको बस उसके साइड की बाउंड्री के ऊपर ज्यादा उसको अच्छे से लगाएं। जो मसाज करनी है, वॉश करना है, वो पूरे को करें, और जो ऑइंटमेंट लगाना है वो साइड पे लगाना है, हल्का हल्का, इस तरह से आपको उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाना है। अब बात आती है हमारे ड्रॉप्स है, जो कि 8 सीरीज के ड्रॉप्स हैं, R1 to R33। उसके अलावा आपका स्पेशल प्रोडक्ट के ड्रॉप्स हैं, वो आपको कब यूज करवाने हैं, इसको आपको मिनिमम, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। यदि प्राथमिक उपचार के दौरान रोगी को कोई राहत महसूस हुई हो तो उन्हें सुबह और शाम ड्रॉप्स लेने के लिए कहें। अगर मान लीजिए 1.5 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था तो 1.5 महीने के बाद आप इस ड्रॉप्स को यूज जरूर करवाना शुरू करवाएं। पर कब करवाना है? सुबह और शाम। सुबह जैसे उठता है उस समय, शाम को जब 5 से 6 बजे का समय हो उस समय 25 बूंदे हल्के गुनगुने पानी के अंदर उस प्रोडक्ट की डाल के आप उन्हें पीने के लिए सजेस्ट करेंगे, सुबह उठते ही और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। और उसके अलावा अगर उस रोगी को कोई परिणाम महसूस ना हो तो उसे आप रैपिड डोज की तरह देने के लिए सुनिश्चित करें, जिसका मतलब है कि हर घंटे में 5-5 बूंदे। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो जैसा आपको बताया कि पानी के साथ, अगर थोड़ी कम दर्द है तो डायरेक्ट ऑन टंग आप उसको हर घंटे 5-5 बूंदे। फिर जैसे उसको रिलीफ आना शुरू हो जाए तो हर घंटे को 2 घंटे कर दीजिए, 2 घंटे को 3 घंटे कर दीजिए, 3 घंटे को 4 घंटे कर दीजिए, और लास्ट में उसे सुबह और शाम की तरफ को आपको लेके आना है, जो कि आपके ड्रॉप्स और स्पेशल प्रोडक्ट जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह से होगा। हॉट कंप्रेस आपका मोस्टली किस किस चीज में होता है? एवरी टाइप ऑफ गॉल स्टोन एंड किडनी स्टोन, एवरी टाइप ऑफ सिस्ट, मोस्टली सॉफ्ट एंड हार्ड सिस्ट, फाइब्रोइड्स, डर्मोइड्स, यूरिनरी ब्लैडर डर्मोइड सिस्टिसाइटिस। और उसके अलावा आप जो मसाज करवाते हैं वो करवाएंगे होल स्पाइन की। हॉट कंप्रेस आप चेस्ट का भी करवा सकते हैं, और कहीं पे भी जहां पे आपको पेट दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, वहां पे भी आप हॉट कंप्रेस का यूज करवा सकते हैं। उसके अलावा आप उसे किसी भी तरह की ओडिमा या एक्जिमा की कंडीशन बन रही है उसके अंदर भी आप हॉट कंप्रेस को यूज करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को नसों का दर्द हो रहा है तो उसके अंदर मसाज एंड हॉट कंप्रेस का यूज करवाते हैं आप, और किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द में भी आप हॉट कंप्रेस का यूज करवा सकते हैं।
तो ये है हमारा हॉट कंप्रेस का यूज ऑफ हॉट कंप्रेस। अब क्या इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? काफी लंबा चला गया ये लेक्चर, ये जो वक्तव्य था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गाइड टू क्लिनिकल बुक में चैप्टर नंबर 10 के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। आप कभी भी इस बुक में आके उसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इस लेक्चर के रिगार्डिंग, पर अभी हम ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, डॉक्टर मैम वंदना राजपूत जी से कि वो, मैम मैं आपको ऑन लाइव कर रहा हूं स्क्रीन पे, प्लीज। ना मैम प्लीज अपने कैमरा को एक बार साफ कर लीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। ओके मैम, अभी क्लियर है ना? कंटिन्यू करें? बिल्कुल। जी मैम प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। कैसे हैं सब लोग? आज एक नई डिजीज, आपका जेनाइटल ऑर्गन्स, फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित एक नई डिजीज के साथ। आज का डिजीज टॉपिक है एडिनोमायोसिस। लास्ट हमने एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस, इसके बारे में हमने इससे पहले डिस्कस किया था। आज एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस डिजीज कहाँ की है? यूट्रस, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक अपना एक अहम भूमिका निभाता है, उसी की ये डिजीज है। इसके अंदर आपका यूट्रस की 2 बाल होती हैं। आपका लेयर तो 3 होती हैं, लेकिन एडिनोमायोसिस में 2 वॉल्व इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट, इनर एंडोमेट्रियम लेयर के जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रोथ सेल्स उसकी ग्रोथ करती हैं, और आपका जो सेकंड इनर लेयर है मायोमीट्रियम, उसके अंदर उसके साथ उसके अंदर तक उसके एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ही घुस उसकी जो ग्रोथ होती है वो उसके साथ जुड़ जाती है। ओवरलैप होने के कारण आपका जब एंडोमीट्रियम सेल्स की ओवर ग्रोथ होगी, वहां से वो मायोमीट्रियम से जुड़ जाएगा। मायोमीट्रियम अपनी नॉर्मल थिकनेस, नॉर्मल जो उसकी मोटाई होती है उससे जो है उससे भी ज्यादा वो मोटा हो जाता है। तो एंडोमीट्रियम सेल्स की ग्रोथ मायोमीट्रियम सेल्स के अंदर चली जाती है, जिससे आपका जो पेशेंट है उसको आपका लोअर एब्डोमेन थोड़ा सा भारी दिखाई देगा, या उसको दर्द दिखाई देगा वहां पर। तो ये कंडीशन आपकी बल्कि यूट्रस, जो लास्ट हमने डिजीज हमने डिस्कस की थी बल्कि यूट्रस लास्ट लेक्चर में आपका फ्राइडे को, तो बल्कि यूट्रस की तरफ हमें एडिनोमायोसिस लेके जाता है। काजेस, फर्स्टली आपका एस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उसके कारण ऐसा होता है। बार बार डिलीवरी, एक से ज्यादा, यदि किसी के ज्यादा हो, एक से ज्यादा अगर डिलीवरी होती है जिसको बोलते हैं मल्टीपैराइटी, तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। यदि डिलीवरी सर्जिकल हो रही है, सी सेक्शन से हो रही है, तो तब भी हमें ये कंडीशन लेडी फीमेल कैंडिडेट में दिखाई देंगी। या कुछ कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं
वो डीएनसी कराते हैं, सेल्फ अबॉर्ट हो जाए या बार बार अबॉर्शन की कंडीशन आ रही है, मिस कैरेज होता है, अगर डीएनसी किया जा रहा है तो तब भी ये कंडीशन आपकी एडिनोमायोसिस क्रिएट हो सकती है। और बढ़ती उम्र के कारण यदि 35 प्लस 50 वर्ष की उम्र के बीच में ऐसा होता है तो ये एज फैक्टर भी इसके अंदर डिपेंड करता है। कई बार लक्षण का पता नहीं लगता, लेकिन वो आपका जब पैथोलॉजिकली टेस्टिंग में जाते हैं अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में, तब जाके वहां पे क्लियर होता है कि हाँ वाकई इनको एडिनोमायोसिस है या बल्कि यूट्रस है। कुछ भी जो एनी एक्सवाइजेड डिजीज जो अपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, खासकर एडिनोमायोसिस, तब जाके क्लियर होता है। सिम्टम्स कॉजेज में आपका जिस समय प्रेगनेंसी कंसीव होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। यदि आपका जब भ्रूण या विकास बच्चे का होता है, यदि उस समय भी एंडोमेट्रियम सेल्स जो है कहीं और रह जाती हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो तब आपका ये एडिनोमायोसिस तब भी हमें लक्षण सिम्टम अगर वंदना मैम प्लीज अपने माइक को म्यूट करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अदर पर्सन अपने ना माइक को ऑफ रखें, क्योंकि फिर लेक्चर में डिस्टरबेंस होती है। कॉजेस ठीक। तक तो समझ में आया। साउंड के कारण परेशानी आई मैम, थोड़ा सा फिर से रिपीट हाँ किया। ठीक है, देखिए एडिनोमायोसिस में आपकी यूट्रस की 2 वाल्व इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्टली आपका जो एंडोमेट्रियम सेल्स है उसमें जब ओवर ग्रोथ होगी, उसकी सेल्स वो मायोमीडियम सेल के अंदर चली जाती हैं, जो कि आपका मस्कुलर लेयर है। तो मस्कुलर लेयर से जब उसका डेवलप एंडोमेट्रियम सेल की जो ओवर ग्रोथ हो रही थी, वहां पे टिश्यूज बढ़ रहे थे और वो आपका मायोमीडियम सेल में चले जाते हैं, तो मायोमीडियम सेल वहां पर मोटी हो जाती है, जो आने वाले टाइम में अगर कंडीशन बार बार ऐसी रिपीट रहती है, बनी रहती है, तो बल्कि यूट्रस की तरफ पेशेंट को लेकर जाती है। मेन कॉज हार्मोन्स का असंतुलन, जिसमें आपका मेन अहम भूमिका निभाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। आपका मल्टीपैराइटी का मतलब है एक से ज्यादा डिलीवरी होना। जब एक से ज्यादा डिलीवरी होंगी तो उस समय भी आपका यूट्रस की जो लेयर्स है वो वीक पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। डिलीवरी अगर सर्जरी के द्वारा हो रही है, सी सेक्शन के द्वारा हो रही है, तब भी आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। या अबॉर्शन बार बार कराया जा रहा है, तब भी डीएनसी कराई जा रही है, तब भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। आफ्टर 35-50 वर्ष की आयु के आसपास बढ़ती उम्र में अगर ऐसा दिख रहा है, तो बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में मिनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, लोअर एब्डोमेन में पेन, इंटरकॉर्स के दौरान दर्द, और बैक में आपका कमर में या जांघों में भी दर्द आपके पेशेंट को दिखाई देगा, जिसके कारण थकान, कमजोरी, जो उसका रूटीन डेली लाइफ स्टाइल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मिनोरेजिया और डिस्मेनोरेजिया के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय पर जो पीरियड साइकिल होती है वो या तो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी या फिर बहुत आपका जल्दी जल्दी रिपीटेशन होता है, पेनफुल रहते हैं। इस कारण से भी एडिनोमायोसिस हो सकता है। ऐसे पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस में एनेमिक अगर पेशेंट है जिसके अंदर खून की कमी है, तो उसको भी यह समस्या हो सकती है। इनफर्टिलिटी के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर बार बार इस तरह की अगर हमें जो क्रिएशंस हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं जटिलताएं, तो वो इस तरह से आपके पेशेंट को इफेक्टिव कर सकती हैं। रूटीन लाइफ स्टाइल जिसके अंदर स्ट्रेस होगा, दर्द, थकान, कमजोरी, वीकनेस, डेली रूटीन के काम करने में कहते हैं ना एक आदमी का मन नहीं करता है, तो वो उसके साथ वो कंडीशन बार बार रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में पीरियड साइकिल आपका बहुत ज्यादा जाएगा या फिर आपको पेन रहेगा।
तो दोनों कंडीशन और साथ में एनीमिक है, खून की अगर मात्रा कम है और ये कंडीशन हो रही है तो तब भी आपके पेशेंट में ये जो है ये जटिलता बढ़ा देता है। स्ट्रेस, तनाव, किसी भी तरह से तनाव नहीं लेना चाहिए पेशेंट को। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कंप्लीटली इस चीज को नहीं रोका जा सकता। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें डिपेंड करती है कि फैमिली हिस्ट्री किस तरह से है, क्लिनिकल हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा पेशेंट की कि पहले से उसको क्या क्या प्रॉब्लम रही है, कोई और क्रिटिकल कंडीशन तो उसको नहीं रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, तो ये सब कारण उसके अंदर आएंगे, सिम्टम्स भी आएंगे। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले बैलेंस डाइट, खाना उसका संतुलित और आयरन रिच फूड होना चाहिए। आयरन रिच में जो हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं वो उसको लेना चाहिए, और यदि ज्यादा ही एनेमिक है तो उसमें ड्राई फ्रूट को भी इंक्लूड करना चाहिए। अनावश्यक यूट्रीन प्रोसीजर, इसका मतलब है डीएनसी से, अबॉर्शन से, कि इस तरह से वो चीजें ज्यादा वो बार बार ना ले, ना करे। तो इससे अगर हम इससे बचाव करेंगे अपना, तो आपका पेशेंट क्योरेबल हो सकता है आने वाले टाइम में। तनाव ना ले, बिल्कुल 0% तनाव में रहे। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इन चीजों से वो अपना बचाव रखे। किसी भी तरह की आपका इसमें सूजन वगैरह या इन्फ्लामेशन जो आपका हो रही है वो नहीं होना चाहिए पेशेंट को। डायग्नोज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेम्परामेंट देखेंगे, सेकेंडली आप उसमें पल्स डायग्नोज करेंगे, थर्ड नंबर पर आपका उसमें यदि पेशेंट आपको देखने पे वीक, कमजोर लग रहा है तो उसका HB टेस्ट आप कराएंगे, अल्ट्रासाउंड एक कराएंगे, फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे जिससे आपको पता लगे, उसे क्वेश्चन पुट अप करके थोड़ा कि बल्कि यूट्रस की तरफ जा रहा है या एडिनोमायोसिस ही है, अभी ज्यादा नहीं हुआ। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट इसके लिए होता है कि आपने अल्ट्रासाउंड आप उसका ले लें, या फिर MRI भी, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आपके पास आती है तो MRI भी आप करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने टेम्परामेंट या पल्स डायग्नोज कर लिया है तो पल्स डायग्नोज से ही आपको पता लग जाता है। उसके बाद आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी जो पल्स आपकी बोलती है उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को रिलैक्स करते चले जाते हैं। पेशेंट के सिम्टम्स जो आपको वो बताता है आफ्टर ट्रीटमेंट, विद ट्रीटमेंट आपका, या मिड ट्रीटमेंट में, बीच में भी आपको जैसे जैसे उसका आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया है 1 वीक 15 डेज, तो उस आपके बीच में जब आपका रिपीट क्वेश्चंस वो पुट अप करेंगे आप, उससे आपके पेशेंट आपको आके बताएगा, तो उसमें आपको जब बार आप 15 दिन में या आपका महीने में आप जो है आपका पल्स डायग्नोज करेंगे तो उससे भी आप अपने पेशेंट को समझ सकते हैं और ज्यादातर रेडिएशन से आप बचा सकते हैं, उसकी मनी भी सेव होती है। तो ये हमारा इसके अंदर डायग्नोज करने का एक मेथड था। अगर ब्लड टेस्ट आप करा रहे हैं तो HB टेस्ट और CA-125 आप करवा सकते हैं। CA-125 जो है केवल कैंसर मार्कर है, ऐसा नहीं है, करवा सकते हैं यदि अगर ओवर ग्रोथ हो रही है सेल्स की तो वो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है, इससे आपको पता लग जाता है। ट्रीटमेंट फीमेल स्पेसिफिक रेमेडी ग्लैंडुलर रेमेडी है S2, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो यहाँ पर हम L1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी देंगे, H2 L1 BE। सेकंड आपका C2-1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, D6 में आप देंगे इसको बिफोर मील आफ्टर मील। एक रैपिड आपका रहेगा यहाँ पर C17 येलो, ये रैपिड देंगे आप। और यदि जिस समय पेशेंट आपके पास आता है, ये मैंने आपको हर एक डिजीज में लगभग सभी में बताया है, चाहे डिस्मेनोरिक कंडीशन के कारण आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या आपको मेनोरोजिया मेट्रोमेनोरोजिया के कारण आ रहा है, एनी टाइप ऑफ डिजीज जो भी हमने अब तक डिस्कस किए हैं और हैवी ब्लीडिंग उसमें हो रही है, चाहे वो नॉर्मल पीरियड साइकिल आ रहा है तब हैवी ब्लीडिंग होती है या किसी डिजीज के कारण हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो एक कॉमन हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है आपका A1C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इसके देने से आपका पेशेंट की ब्लीडिंग क्लोज हो जाती है। बाकी से ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रखते हैं अपना, जो डाइल्यूशन आप दे रहे हैं, टैबलेट और ड्रॉप हम देते हैं। इसमें आप टैबलेट देंगे 8 नंबर गैस्टोन, क्योंकि एसिडिक पेशेंट रहता है,
13 नंबर बीपी लो रहता है ऐसी कंडीशन में। और R21 आपका यूट्रीन आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए इचिंग वगैरह का है, तो उससे आपको जो है उसमें भी रिलैक्सेशन, यूरिन को भी क्लियर करके आपको वो पास आउट कराता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जलन वगैरह अगर होती है तो वो भी नहीं होगी। ऐसे में पेशेंट को नींद भी कम आती है, तो आप उसमें गाइनोविट सिरप आप अपना ऐड करेंगे। और अनसन पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है नंबर, इसके लिए 25 नंबर है प्यूब्स। आप सबके पास में लगभग हमारा जो गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक, जिसको आपको सनम जी ने अभी थोड़ी देर पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, उसके अंदर वो इमेज दी हुई है कि 25 नंबर कहाँ पर है। लोअर एब्डोमेन में नाभि से नीचे आपका मिड पॉइंट में आता है 25 नंबर। तो वहां आपने C1 RE अल्टरनेट YE ये आपने D3 आपने लगवाना है। तो ये हमारा, इसमें आप 20 नंबर जो सैक्रल पॉइंट है हमारा 20 नंबर भी आप इसमें आप कंप्रेस करवा सकते हैं पेशेंट का, जिससे कि वहां की जो मसल्स में खिंचाव है, तनाव है, वो आपका क्योरेबल होता है। तो ये मैं यहाँ पर लेक्चर अपना कंक्लूड करते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता सकते हैं। मैम ये फॉर्मूला A1C1B D6 में देना है? हाँ जी, D6 में और लाइटर डोज में सर। अगर हमें हैवी ब्लीडिंग पेशेंट में आ रही है तो हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए याद रखिएगा हमेशा लाइटर डोज में देना है, डायरेक्ट ऑन टंग नहीं देना है ओके, जी। यानी पानी के साथ में? हाँ, लगभग आप उसमें ले सकते हैं 1 गिलास से लेके आधा लीटर पानी आप लीजिए, जो कि आपका घंटे 2 घंटे में मैक्सिमम आपका खत्म हो जाता है, 2 से 3 घंटे तक ज्यादा से ज्यादा। फिर रिपीट इसी तरह से बनवा दीजिए, जब खत्म हो जाए फिर रिपीट बनवा दीजिए। तो आपका एक दिन 24 घंटे या 36 घंटे मैक्सिमम। बाकी ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा बेड रेस्ट वाली हैवी ब्लीडिंग है तो उसमें 2 दिन का समय भी आपको लग सकता है। अगर बेड रेस्ट वाली कंडीशन हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो 24 से 48 घंटे में आपका बिल्कुल क्लोज हो जाती है मैक्सिमम। यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और? नमस्ते मैम। नमस्कार जी। बोल रहा हूँ मैम, हैवी ब्लीडिंग होने के बाद वो C1 RE यूज करने के लिए बताया, तो वो RE यूज कर ये सकते क्या अगर ब्लीडिंग हो रही है कॉम्प्रेक्स के तो लिए? उस समय पर हमने हाँ। कंप्रेस में आपका अगर पेन के साथ में है तो हम RE ही रखेंगे, अदरवाइज आप BE GE भी कर सकते हैं। RE के साथ में YE लेंगे, और यदि आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी से कंप्रेस करा रहे हैं तो वहां BE के अल्टरनेट में आपने GE लेनी है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू मैम। बोल रहा वो देखा है हैवी ब्लीडिंग होने के बाद RE देने के बाद तो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं सर, आपका जब ब्लीडिंग क्लोज हो जाएगी तो फिर आपका RE से अगर कंप्रेस कर रहे हैं, RE लगवा रहे हैं, तो वहां ब्लीडिंग नहीं बढ़ेगी। वहां की जो मसल्स में टैनिंग है, खिंचाव है, तनाव है या पेन है, उसकी मसल्स को टोन करने के लिए हम RE और उसके अल्टरनेट, क्योंकि RE फंक्शन को बढ़ाती है पर ब्लीडिंग को नहीं बढ़ाएगी वहां पर। ऐसा क्या? हाँ, जो हमारे टिश्यूज ठीक है, में जो ओके, प्रॉब्लम आ रही है उस टिश्यूज को कंट्रोल करने के लिए हमने उसका कंप्रेस करना है। ठीक है। ओके, नहीं वो देखा है ब्लीडिंग भी ज्यादा है या पेन भी हो रहा है, तो वहाँ पे तो आप RE यूज ब्लू कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं सकते? वहां पे कंसीडर करेंगे, RE नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, अगर हैवी थैंक यू। ब्लीडिंग के दौरान आप 25 नंबर पे कंप्रेस कर रहे हैं, दवाई लगवा रहे हैं, तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को वहां पे लेंगे, और बी के बाद आपका 10 मिनट के बाद में GE को लगवाएंगे। या कुछ ओके समझ में ओके नहीं मैम। आ रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लगवाऊं या ना लगवाऊं, आप कंफ्यूजन में रहते हैं, तो WE लगवा दीजिए। इसके साथ साथ ऐसी कंडीशन में आप एक काम और कर सकते हैं, टॉप ऑफ हेड 45 नंबर है आपका, वहां पे WE का आप उसमें मसाज कर दीजिए,
तो उससे क्या होगा, पेशेंट का जो नर्वाइन सिस्टम है वो अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी आपका जो स्ट्रेस उसको आ रहा है वो भी नहीं आएगा, और उसको रिलैक्स भी रहेगा, नींद भी प्रॉपर तरीके से आएगी। आप ये भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। Anyone else जिनका कोई क्वेश्चन हो? है जी विश्वास जी बोलिए। बहुत बड़े बड़े मछली पकड़ के लाने हैं है एक छोटी सेवारी नहीं हो तला धर के लाने हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। आज का मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफी रहेगा, आपने काफी अच्छे से कंक्लूड भी कर दिया है, तो हम आगे चलते हैं अब ना। हाँ जी ठीक है फिर। धर के जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं मैम, ये उनका माइक ऑन हो जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, सो थैंक यू। जय श्री राम। जय सिया राम सर। जय श्री राम। तो चलिए अभी हम अपने सेशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ को चलते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो जो छूट जाएं, वो आप हमारे साथ बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास हमारा नंबर है, उस पर आप इसे डिस्कस जरूर करें। नंबर सर एक बार बोल दीजिए सर। सर गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है आपके पास? जी हाँ सर। नहीं सर, नहीं है। चलिए 86 86 288 288 75 75 306। 306। आपका शुभ नाम सर? सनम शर्मा। SANAM सनम, सनम सनम शर्मा। सनम शर्मा। ओके, चलिए आज हम अपने लेक्चर के जो टाइम डायग्नोसिस था उसके पार्ट की तरफ को जा रहे थे। सर जी आप कहाँ से हैं सर? हिमाचल प्रदेश। थैंक यू सर। जी, कंपनी हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ मैं। ओके ओके सर। आपकी कस्टमर केयर सर्विसेज के साथ इस समय डिस्कशन हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी भी वक्त हम आपसे सेशन ले सकते हैं कभी भी? जी सर, जी बिल्कुल। ओके ओके सर। ओके, उस दिन ना मैं आपको, अभी मेरी आवाज़ अगर मान लीजिए ब्रेक डाउन होती है तो प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिएगा। मेरा दूसरा वाला जो डिवाइस है वो ऑफ हो गया है, अभी थोड़ा सा चार्जिंग का भी इशू आ रहा है। इन्हें बिल्कुल आवाज आ रही है जी ठीक है। तो उस दिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने लगा था कि ब्लड एंड लिम्फ, सॉरी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, जल्दी बोलो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो उस दिन मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा था। वो इंफॉर्मेशन थी, देखिए अभी हम आगे चल के सिर्फ और सिर्फ ब्लड एंड लिम्फ के बारे में ही बात करने वाले हैं। आगे जो भी हमारा अब समय रहेगा, हमारे जितने भी लेक्चर्स चलेंगे, जब हम डिजीज के बारे में बात करेंगे तब भी हम ब्लड एंड लिम्फ के बारे में ही बात करेंगे। आप जब इस बुक में पढ़ेंगे ना, जो ये गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक को पढ़ेंगे, आप इसमें पाएंगे कि इसमें डिजीज के आगे भी लिम्फ, ब्लड, लिम्फ, ब्लड, लिम्फ लिखा गया है। उसका मतलब ये है कि जो ये बीमारी है ये रक्त प्रभावित बीमारी है, और ये जो बीमारी है ये रस प्रभावित बीमारी है। तो हमने इस तरह तक के अपने जो जो हमारा आज के टाइम का एक्सपीरियंस है
हम उसको इलेक्ट्रोपैथी के इतने नजदीक तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं पे कामयाब भी हो रहे हैं। तो उसी चीज को लेके मैं अब आगे चलूंगा आपसे। टेम्परामेंट डायग्नोसिस में फर्स्ट पार्ट ऑफ टेम्परामेंट कि टेम्परामेंट क्या होता है, सेकंड पार्ट में कि टेम्परामेंट के कौन से टेम्परामेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स इंक्लूडेड होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब उसके बाद आपसे 15 पॉइंट डिस्कस किए गए थे। आज उन 15 पॉइंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो है चलने का ढंग, बाय द वे ऑफ वॉकिंग। हमारे चलने के ढंग से पता चलता है कि क्या टेम्परामेंट है, इस पर्सन का कौन सा टेम्परामेंट हो सकता है। अब चलने के ढंग में प्लीज इस चीज को आप नोट डाउन जरूर साथ में करते रहें, या बुक है तो बुक को आप पेज नंबर 21 ओपन कर लें आप, ताकि आपको वो चीज टाइम टू टाइम क्लियर होती रहे। अब चलने के ढंग पे इस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लिम्फेटिक चाल। जो पर्सन लिम्फेटिक होगा, प्योर लिम्फेटिक होगा, जब वो चलेगा तो सबसे पहले मान लीजिए पैर है, ये उसका पंजा है और ये उसकी एड़ी है। तो जो जब वो चलेगा तो सबसे पहले उसका पैर लगे, पंजा लगे, सॉरी उसकी एड़ी लगेगी, देन पंजा लगेगा जमीन पे। तो जब वो चल रहा है तो वो इस तरह से रखते, पहले एडी, फिर उसका पंजा आ रहा है उसका जमीन पे, एडी एंड पंजा। तो जिस पर्सन का जब आप उसका जूता चेक करेंगे और पाएंगे कि उसकी सिर्फ जो पंजे, जो एडी का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा 180 डिग्री में खराब हुआ है या घिस रहा है, तो उसका मतलब वो पर्सन प्योर लिम्फेटिक है। ये उसके चलने के ढंग से आपको पता चलेगा कि वो पर्सन लिम्फेटिक है या सेंगवाइन है। अब वहीं पे जो सेंगवाइन होता है उसमें उसका पहले एडी नहीं लगेगी, पहले उसका पंजा लगेगा, वो भी 180 डिग्री के अंदर, 180 डिग्री के अंदर। और आप उसका पर्सन का जूता चेक करते हैं और देखते हैं कि वो आगे से पूरा घिसा हुआ है, तो उसका मतलब वो सेंगवाइन है। कई जूते आप देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि पीछे से भी घिसा है, आगे से भी घिसा है, पर उसमें आप जब पाएंगे तो एक तरफ की घिसाई जो है वो काफी ज्यादा हुई दिखेगी आपको। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं शूज दिखा सकता हूं। हाँ दिखाया जैसा। ठीक है सर, ये मेरा ही शूज है। ये अराउंड 3 साल पुराना शूज है और मैं काफी समय से मैं इसको रेगुलर ऑफिस के लिए यही शूज मैं वेयर करता हूं। तो जब आप इसमें देखेंगे ना, ये देखिए, ये इसकी ओरिजिनल बनावट थी ना, जो जब ये लाया गया था, तो ये जिस तरह से बनावट है। अब आप इसमें देखिए, आगे घिसाई 3 साल पुराना जूता है, आगे की घिसाई बिल्कुल कम है ना, पर वहीं पे जो पीछे का पूरा देखिए, अगर ऐसे चेक करेंगे आप तो देखिए कैसे ऊपर को उठ चुका है, तो कितना घिस चुका है। मेरी जो डोमिनेंसी है, अब इस चीज के ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, इस तरह से आपको उस शूज में देखने को मिलेगा। जूता पूरा घिसा होता है पर एक जगह आगे या पीछे एक जगह ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा घिसी हुई होगी। तो वो है हमारा टेम्परामेंट जानने का तरीका। सबसे पहले लिम्फेटिक टेम्परामेंट में जिसकी एडी लगती है, और सेंगुइन टेम्परामेंट जिसका पंजा लगता है। पर अभी ये जो बात की है हमने सिर्फ भारतवर्ष में 20% लोगों की बात की है, अब बात की जाए 80% लोगों की। उन 80% में मैं भी आता हूँ। मेरा भी जो टेम्परामेंट है वो मिक्स में टेम्परामेंट है। जो बेसिक मेरा टेम्परामेंट है और जो अदर जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है मिक्स वालों के साथ, थोड़ा सा चाल। पर उसमें जो चाल होती है वो या तो बड़ी ज्यादा डिफ्लेक्टेड होती है। डिफ्लेक्टेड मीन्स के एक पैर ऐसे रखेगा, दूसरा ऐसे रखेगा, एक पैर ऐसे रखेगा, दूसरा ऐसे रखेगा, मतलब डिफ्लेक्टेड चाल होगी उसकी। और या फिर बड़ी ही फ्लैट चाल होगी। फ्लैट मीन्स के आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा लास्ट मोमेंट तक कि उसका पंजा लग रहा है पहले या एड़ी लग रही है। तो इस तरह की बड़ी ज्यादा फ्लैट चाल होगी उस पर्सन की। तो ये होते हैं हमारे मिक्स टेम्परामेंट वाले पर्सन। अब इसमें भी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डोमिनेंसी है। एक तो बात है वो फ्लैट, इस तरह से वो टेढ़े पैर रख के चल रहे हैं थोड़े से, या बिल्कुल फ्लैट एकदम से उसका पूरा पैर एक साथ ऐसा लगता है कि पूरा पैर एक साथ जमीन पे पड़ रहा है, जबकि वो पूरा पैर नहीं पड़ता है। लास्ट में जो उसकी डोमिनेंट चीज होती है वही उसकी जमीन पे लगती है सबसे पहले। तो इसमें, और जैसे कि प्योर लिम्फेटिक और प्योर सेंगुइन में क्या था, पूरा 100% 180 डिग्री जो था वो पूरा घिसा था, आगे से भी घिसेगा, और जो लिम्फेटिक है उसका पूरा पीछे से घिसा होगा। पर जो डोमिनेंट होगा
उसमें पूरा नहीं घिसा होगा, उसमें हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा घिसा होगा, चाहे वो अंदर से घिसा हो, चाहे वो बाहर से घिसा हो, चाहे वो आगे के अंदर से घिसा हो, चाहे वो आगे के बाहर से घिसा हो, पर वो पूरा राउंड में नहीं घिसा होगा, वो हाफ में ही घिसा होगा। इसलिए वो आपका मिक्स टेम्परामेंट के अंदर, और जो घिसा जिसके अंदर उसकी पड़ रही है वो उसके टेम्परामेंट की डोमिनेंसी हो सकती है। तो इस तरह से ये था हमारे चलने के ढंग से। आगे इंफॉर्मेशन जाने से पहले ये चीज क्लियर होगी सबको? नो सर। ओके, तो देखिए ये है मेन टेम्परामेंट का चल, जो आपको एक चीज पता चलेगी। अब इसमें मैं जैसा आपको बता रहा था 80% जो पर्सन है वो पर्सन आपके मिक्स टेम्परामेंट के होते हैं। मिक्स का मतलब उसमें आपको सेंगुइन के सिम्टम, सेंगुइन की भी नेचर देखने को मिलेगी और लिम्फेटिक की नेचर भी देखने को मिलेगी। मेरी जो डोमिनेंसी है वो सेंगुइन की डोमिनेंसी है, पर जब मेरा जूता घिसता है वो लिम्फेटिक की तरह एडी से बहुत ज्यादा घिस जाता है। हालांकि आगे भी थोड़ा घिसा होगा, पर वो एडी से ज्यादा घिसा आपको देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंसी कैसे कंफर्म होती है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको बता दूं पहले। और जैसे मैंने अभी इसमें चाल चलने के ढंग से बताया, ठीक है। अब इससे अगला पार्ट जो है वो खाने पीने के ढंग से है। उससे अगला पार्ट जो है वो आपका नाक, नाक की बनावट, गाल की बनावट, होंठ की बनावट, इन सारी चीजों की बनावट के ढंग से है। तो अगर मान लीजिए 4 पैरामीटर हैं, हो सकता है कि 4 में से 3 मेरे एक तरह के हों और एक मेरा एक तरह का हो सकता है 2 मेरे एक तरह के, 2 मेरे एक तरह के हो, है ना। पर उसमें भी जो मेन जो चीज मैटर कर रही होगी उसमें लास्ट में आपको कहीं ना कहीं क्लियरेंस मिल जाती है। पर जो आज का जो लेक्चर था हमारा डायग्नोसिस के रिगार्डिंग पे, उसमें हमने जो डिस्कस करना था वो अभी यही था। अब इसमें आपके जो 15 पॉइंट आपको बताए गए थे उसमें बाय द वे ऑफ वॉकिंग में आपका ये क्लियर हो जाएगा कि पर्सन कौन सा टेम्परामेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 3 तरह के टेम्परामेंट थे। फर्स्ट आपका लिम्फेटिक, सेकंड आपका सेंगुइन, थर्ड आपका मिक्स, मिक्स में लिम्फेटिक डोमिनेंट, सेंगुइन डोमिनेंट। प्योर लिम्फेटिक की सबसे पहले एडी लगेगी और वो पूरी 180 पीछे डिग्री तक वो लग रही होगी और घिसेगी। और प्योर सेंगुइन में उसका पहले पंजा लगेगा, वो प्योर 180 डिग्री और पूरा लगेगा। जो मिक्स पर्सन होगा उसकी जो चाल होगी या बड़ी ज्यादा डिफ्लेक्टेड होगी या बड़ी ज्यादा फ्लैट होगी। फ्लैट का मतलब लास्ट तक आते आते आपको पता नहीं चलेगा कि पहले पंजा लग रहा है या एडी लग रही है। तो वो आपकी प्योर डिफ्लेक्टेड चाल या आपकी प्योर फ्लैट चाल। तो इस तरह के जो पर्सन होंगे वो आपके मिक्स टेम्परामेंट के पर्सन होंगे। और मिक्स टेम्परामेंट में उनकी डोमिनेंसी कैसे पता चलेगी? या तो उसकी आधी एडी खाई गई होगी या उसका आधा पंजा खाया गया होगा, तो उससे आपको क्लियर होगी उसकी डोमिनेंसी। अब इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पे जाता हूं, वो है हमारे नैन नक्श, जो हमारे मुंह, आंख, कान की जो बनावट है उसके ऊपर, जो कि पॉइंट नंबर 15 में है आपका। बाय द वे ऑफ हैंड्स, फीट्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर आर मेड। अब इसमें आपका नाक जो है आपको उसको ऑब्जर्व करना है। पहले इसको प्लीज नोट करें, डायग्नोज बनाते हुए किस चीज को ऑब्जर्व करना है? सबसे पहले नाक को ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद आपको उसके गाल को ऑब्जर्व करना है, फिर उसकी आंखों को ऑब्जर्व करना है, और लास्ट में आप उसके बाल के रंग को ऑब्जर्व करेंगे। मेन इन चीजों को ऑब्जर्व करके आपका एक टेम्परामेंट का कंक्लूजन होगा। इससे जो अगला पार्ट, जब हम 15 पॉइंट को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि लंबे उंगली वाला कौन होता है, लंबे छोटी उंगली वाला कौन होता है, किस तरह से आप उसको क्लियर करेंगे, वो हमारा उस पार्ट में होगा। पर जो अभी जो मेन आपको डिफ्रेंशिएशन करना है वो किस चीज के बेस पे करना है? नाक के बेस पे, आंख के बेस पे, हमारे गाल के बेस पे, और हमारे जो आंखों का कलर है उसके बेस पे, और हमारे बालों का जो कलर है उसके बेस के ऊपर हम इसमें क्लियर करेंगे कि पर्सन का जो टेम्परामेंट है वो क्या है।
इसको हम कल के सेशन में थोड़ा और, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी हमारा नेक्स्ट जो सेशन है बस वो भी अगले कुछ टाइम में शुरू होने वाला है। तो जो ये सेकंड पार्ट है हम इसको कल के सेशन में कैरी करेंगे। अभी तक जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, आज जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन शेयर किया, क्या उसके अंदर किसी पर्सन को कोई कंफ्यूजन या कोई वो जानकारी चाह रहा हो कि किस तरह से इस चीज को अप्लाई करना है, तो प्लीज वो मेरे से बात कर सकता है। टेम्परामेंट डायग्नोसिस हम डायग्नोसिस क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पेशेंट को एक जेन्युइन, उसको गैस नहीं बोलेंगे, एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन से हम उसको पहले ही बता सकते कि भाई तेरे अंदर ये बीमारी हो सकती है। जब आप उसको पहले से उसकी बीमारी के बारे में बता रहे हैं ना, तो वो डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होगा। आज आप सारे लोग डॉक्टर हैं, हम सारे लोग डॉक्टर है ना, कुछ मत कीजिएगा, बस एक बार अपने अपने जो आपका जिला है ना उसके सरकारी अस्पताल में चले जाइएगा, एक कॉपी पेन और एक, आजकल तो माइक लेके चले ही होते हैं लोग, है ना, कैमरा और माइक लेके जाके पूछिएगा आपको क्या बीमारी है। जब आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 में से 90 इंसान बोलेंगे हमारी सारी रिपोर्ट सही आती है, पर हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि बीमारी क्या है। तो ये टेम्परामेंट डायग्नोसिस आपको उसकी बीमारी बताने का तरीका है, इससे ज्यादा मैं इसकी कोई भी बड़ाई नहीं कर सकता। ये इतने शब्द ही इसके अपने पहचान के लिए काफी हैं। शुभम, शुभम आप जुड़ चुके हैं तो अपना एक बार माइक ऑन करेंगे। हाँ जुड़ चुके हैं। कितना टाइम लगेगा आपको प्रिपरेशन के लिए? बस 5 मिनट में हो गया। ओके सर, आप जैसे प्रिपरेशन कर लेंगे ना अपना माइक ऑन कर लीजिएगा एक बार, ओके, और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अब जितनी देर हमारे पास समय है, तो क्या कोई पर्सन अपने किसी पेशेंट के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन करना चाहता है, या उसके कोई कंफ्यूजन हो, या कोई ऐसी चीज जो अपने प्रैक्टिस में फेस कर रहे हो? जी जी सर। हेलो। जी सर हाँ बोलिए। बस मैं जानना चाह रहा था कि मैंने एक लेडी है 78 इयर्स एज है उनकी, जी उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन है और साथ में उनका एक लेफ्ट साइड का जो गुर्दा है वो औसत से छोटा है। ओके। तो उसमें मैंने अभी उनको केवल और केवल गॉल ब्लैडर स्टोन का मेडिसिन दिया है, जी बहुत ज्यादा कुछ उनको नहीं दिया है। ओके। तो अभी वो बहुत ज्यादा पेन की शिकायत बता रही हैं। हॉट कंप्रेस स्टार्ट करवा दिया गया? वो सब कर मैंने जी D3, हाँ जी ये मैंने करवाया है C3 और Y का D6 में कॉम्प्रेक्स हो रहा है उसमें। हाँ हाँ हॉट कॉम्प्रेस चल रहा है। सर इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, आप इसको S5C1 और GE का हॉट कंप्रेस जी कर दीजिए। जी जी कौन कौन सा बोस? ये G S5 और क्या? S5 हाँ हाँ कैंसरसो जी हर्ट और जी ग्रीन जी इलेक्ट्रिसिटी, जी आप इसको थोड़ा सा यूज करवाइए। और हॉट कंप्रेस करवाने के बाद ना, हाँ आपके पास पेन ऑइंटमेंट या रेड ऑइंटमेंट है? जी है। आप पहले उसको रेड ऑइंटमेंट का कुछ दिन मसाज करवाइएगा, ठीक है? क्या ठीक इस है दौरान बॉस। उनके जो फीकल है उसके अंदर कोई उनको अन मतलब कुछ ऐसा देखने को लगा कि कुछ अनयूजुअल है, नहीं ब्लैकिश कलर में आ रहा हो? एक हफ्ता हो गया उसको दवाइयां चलते हुए, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उसे पेन के लिए डायनापार के इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं सुबह शाम। दोनों टाइम उसको पेन हो ही रही है मतलब अभी, है ना? हो ही रही है, खाने कंटिन्यूअस से है। कितनी देर पहले कितनी देर बाद दिया अभी आपने उन्हें? क्या बॉस? खाने से कितनी देर पहले कितनी देर बाद बताया आपने उन्हें? मैंने खाने से 5 मिनट पहले और खाना खाने के 5 मिनट बाद बताया है। सर इसको टाइम को भी थोड़ा चेंज करके कम से कम 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद करवा दीजिए। ठीक है, जी तो वो कल दोबारा से दवाई लेने आएंगे तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि उनकी शिकायत रेगुलर आ रही है मेरे पास में, वो 3-4 बार फोन कर रहे हैं जी कि वो दवाई से आराम नहीं आ रहा, आराम नहीं आ रहा। अच्छा थोड़ा एक सा पेट में देखिए जलन सर, बहुत अब मैं आ आपको रही है एक जब और से चीज दवा बता चल। देता हूँ, मैं आपको पहले एक और चीज बता दूं। जो जी पेशेंट बोलता है ना कि उसको आराम नहीं आ रहा,
वही हाँ पेशेंट हाँ होते हैं, उसी के अंदर मान लीजिए अगर 10 चीजें होंगी ना, तो 10 में से 2-3 ऐसी हाँ चीजें तो पहुंच चुकी होंगी जो बिल्कुल सही की तरफ हो चुकी होंगी, है ना। हाँ हाँ। नहीं, के लिए उसको आप पेट में जलन बहुत हो रही है, वो पेट में जलन और बता रही है उससे, आपने कह रही है जब एपिजेम से दिया, दवा चली एंजीप्लेक्स पेट दिया में इनको? जलन है। नहीं, इसमें मैंने एपिजाइम दिया है। एपिजेम को चेंज करके एंजीप्लेक्स कर दीजिए। ठीक है। और अगर आप टॉनिक देना चाहते हैं एज ए तो सुबह शाम सुबह उठते हैं और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक एक चम्मच लेवोएसआर का जरूर पिलाएं, सुबह उठते ठीक ही है। खाली पेट में। सबसे बड़ी बात है, देखिए लिवोएसआर। सर, इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर इस अदर जो सिस्टम होते हैं ना, वो बोलते हैं रिलीज कि बीमारी को इतना सप्रेस करो, इतना सप्रेस करो, इतना सप्रेस करो कि शरीर के अंदर दब के वो खत्म हो जाए, है ना। पर वहीं पे इलेक्ट्रोपैथी बोलता है कि बीमारी को इतना रिलीज कर दो, इतना रिलीज कर दो कि वो ओवर एक्टिव होके खत्म जी हो जाए, ठीक है। तो जिस समय ये फील जी। होता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, पर नेक्स्ट 15 डेज के विद इन 15 डेज के अंदर उसका सारी चीजें जो है वो बैलेंसिंग की तरफ को चली जाती है सर। चलिए, मैं देख लेता हूँ एक बार वो ट्राई करके। इन पेशेंट को बोल दीजिएगा कि अगले जब ये दवाई लेके जाएं उसके हर 2 दिन के अंदर आपसे बात करते रहे, और आप भी मेरे साथ एक बार डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जरूर करें। जी, ये वही है ना S2L1WE का मैंने इसमें दे रखा है जी D5 में, ओके और एक C2A3YE दे रखा है, ओके। आप एक काम कर सकते और हैं, साथ C2 की जी जगह ना R24 भी S10C5 है। कर दीजिएगा। हाँ, S10C5। S10 नहीं, जो आपने क्या बोलते हैं, रैपिडोज की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, C2A3YE जो दे रखा है मैंने F1 वो आपका प्लस आफ्टरमील होता है। हाँ 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 हाँ। जी सर, एक सेकंड रुकिए प्लीज। जो इसमें आपको C2 की जगह ना, आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस C2 की जगह C5 कर दीजिएगा। ठीक है बॉस। पाइप के जो कौन सी डॉक्टर हुआ 80 या 85? नेक्स्ट प्लीज। सौ बटा 70 है बीपी उनका सर, और राइट साइड में एकदम बोथरपन लग रहा है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा एक बार फोन को नजदीक ला। मतलब कह रहा हूँ सर कि राइट साइड में सर, दाहिना साइड पूरा शरीर बोथरपन लग रहा है उनका, किनको? पेशेंट का, और बीपी ओके 100/70 है। 100 बीपी बटे 100/70, बीपी 70। 100/70 है जी। ओके हाँ, और राइट साइड जो है ना, पैर से लेके माथे तक पूरा बोथरपन लग रहा है। ओके हाँ, उसको हमने S1F1 जो है ना लाइटर डोज में दे दिए 1-1 घंटा पर, और कुछ देना चाहिए था उनको। इलेक्ट्रिसिटी क्या डाली है? इलेक्ट्रिसिटी RE डाले हैं सर। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। उसको लग रहा है सर कि पैरालिसिस वगैरह हो गया है। नहीं नहीं, अभी आप उनको थोड़ा सा स्टार्ट करवाइए पहले। हाँ हाँ, तो वही सर, अभी हम जस्ट 10 मिनट पहले हम दिए हैं उनको। जी हाँ, S1F1 RE लाइटर डोज में। जी ठीक है सर, तो फिर कल देखते हैं इनको। जी। ठीक, ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स प्लीज? शाहरुख सर, आप ना इनको एक बार चेक कर लीजिए, और मतलब ये आपने 2 घंटे अगर हो चुके हैं तो एक बार इनका फिर से रिपीट करवा दीजिएगा। थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा देर कमजोरी टाइप लगेगी इनको ना, पर ऐसे सर कोई नमस्ते। इशू नहीं है। जी सर सर। नमस्ते। सर एक क्वेश्चन है हमारा। जी नमस्कार जी। जी जैसे अपने पास 4 पेशेंट हैं जी और चारों पेशेंट को मान लो खांसी आ रही है हाँ जी ना, हाँ जी या पाइल्स की शिकायत है चारों को,
हाँ जी। तो अपन लिम्फेटिक और सिंगन और नर्वस और बिलियस इसको अलग अलग कैसे मेडिसिन देते हैं फिर? सर इसमें आपका जो सिस्टमिक रेमेडी है ना, बस उसमें L1 टेम्परामेंट के हिसाब मैं से। वही बता रहा हूँ आपको। टेम्परामेंट आप आखिर जी में बॉडी सिस्टम का ही हिस्सा होता है ना, जी तो उसमें आप उनको S1 और A2 A3 और आपका F1 का यूज करवाते हैं सिस्टमिक रेमेडी के अंदर। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% लोग तो आपके मिक्स वाले ही होंगे, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा उसमें आप F1 डाल देंगे और सेकंड में आप Ven1 या L1 का यूज करवा लेंगे, तो आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे सर। नहीं, टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं। मैंने भी आपको वही बात बताई है। फॉर्मूला तो बना के दे रहे हैं ना हम पेशेंट को, बिफोर मील एंड आफ्टर मील, क्योरिंग एंड हीलिंग। चारों का अलग अलग कैसे बनेगा? सर पहले बार में अलग अलग नहीं बनेगा, पहली बार में सेम फॉर्मूला जाएगा पाइल्स का। फिर जो उसकी रिलीफ है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको, अगर मान लीजिए आपको एलोकेट हो रहा है कि ये, और सबसे पहली बात है कि 4 में जो आपका बिलियस और जो नर्वस होता है वो आपका मिक्स टेम्परामेंट के अंदर होता है, उसके अंदर F1 डलेगा। साथ में अगर मान लीजिए आपको लगता है कि लिम्फेटिक डोमिनेंट है तो आप उसमें S1 डाल देंगे, यूज करवा लेंगे कुछ टाइम के लिए। तो उसमें मान लीजिए अगर S5 चल रहा है तो S5 को चेंज कर दीजिए S1 के साथ, S10 चल रहा है तो S10 को चेंज कर दीजिए S1 के साथ, S2 S3 चल रहा है तो उसको चेंज कर दीजिए S1 के साथ। साथ में ऐड कर दीजिए आप उसमें F1 और साथ में जो उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट में आप उसका जो C1 या C5 C10 जो भी चल रहा है उसको एज इट इज चलने दीजिए, और वहां पे आप उसमें ऐड कर दीजिए जो उसकी डोमिनेंसी की रेमेडी है, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका इंजेक्टिको 1 है तो उसमें ऐड कर दीजिए उसे। सिर्फ S1 के लिए आपके पास चेंज, स्कोरोफ्लोसो को चेंज करने के लिए आपके पास स्पोर्ट है, और आपके पास जो सिस्टमिक रेमेडी है उसको चेंज करने के लिए स्पोर्ट है। पर उस केस में जो आप सेकंड फॉर्मूला क्योरिंग फॉर्मूला बनाएंगे, हीलिंग फॉर्मूला बनाएंगे, उसके अंदर बस आप थर्ड जो उसकी अदर रेमेडी है उसको चेंज कर देंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद आप बताइएगा कि समझ आया या नहीं आया। लिम्फेटिक वाले डोमिनेंट वाले को देना है हमने, लिम्फेटिक और सिंग्वाइन को छोड़ दीजिए, लिम्फेटिक डोमिनेंट वाले को हमने देना है S1 और F1। तो उसका फॉर्मूला बन रहा है S1 F1 RE या BE, और साथ में जो दूसरा फॉर्मूला है वो कॉमन चलने दीजिए। वहीं पे जो दूसरा पेशेंट है जो सिंग्वाइन डोमिनेंट है, हेलो हाँ सर जी, जो सिंग्वाइन डोमिनेंट है उसमें हम यूज करेंगे, मान लीजिए जो भी उसका स्कोरोफ्लोसो का फॉर्मूला चल रहा है उसके साथ हम F1 का यूज करेंगे और REBE, और जो सेकंड फॉर्मूला है जो कैंसरसो है उसके अंदर आप डाल देंगे A2 जो उसका, A3 जो उसका टेम्परामेंटल बेस है। तो F1 वहां पे F1 और A3 का यूज हो गया, और वहां पे F1 और S1 का यूज हो गया। इतना क्लियर? जी बस इसी के बेस पे आप आगे उसका ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं सर। अच्छा टेम्परामेंट रेमेडी इस तरह से आप इंक्लूड करवाते हैं। कुछ जो पर्सन मतलब कुछ अगर आपको उसको थोड़ा अलग से यूज करवाना है तो उसमें आप बिफोर मिल फॉर्मूला खिला दीजिए, आफ्टर मिल फॉर्मूला खिला दीजिए, और C17 के साथ उसकी टेम्परामेंट रेमेडी का रैपिड डोज बना के उसको दे दीजिए, तो उसमें भी पर्सन को काफी अच्छा रिजल्ट जो है मिलता है। पर टेम्परामेंट रेमेडी हमें थोड़ा रोक के यूज करनी चाहिए। यूं समझिए कि कम से कम 2 हफ्ते से 4 हफ्ते रुकने के बाद अगर आप उसको यूज करेंगे तो एक ज्यादा अच्छा रहता है। पहले डिजीज के रिगार्डिंग की जो रेमेडी है, और क्योंकि वो रेमेडी जो फॉर्मूला बनाया गया है वो उसके ऑर्गन सिस्टम, उस डिजीज के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडेड है उसको नजर रखते हुए बनाया जाता है। तो उसका पहले थोड़ा सा डाइल्यूशन चेंज कीजिए या अदर चेंजेस कीजिए, और उसके बाद आप उसको यूज करवाइए। अच्छा, तो पहले टेम्परामेंट का फार्मूला नहीं दिया जाता? पहले नहीं देंगे आप उसको, पहले उसका डिजीज का फॉर्मूला देंगे, उसके बाद जैसे उसका प्राइमरी स्टेज ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है तो उसके अंदर आप फिर टेम्परामेंट की रेमेडी यूज करवा देंगे। अच्छा जी ठीक ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार हमारी किट परचेज करके जरूर आप वर्क करें, तो जो आज मैं आपको बात बता रहा हूं वो आपको एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट में भी देखने को मिलेगी सर।
ओके, शुभम प्लीज जल्दी अपने प्रिपेयर करें। हो गया प्रिपेयर, स्टार्ट कर ओके सकते हैं। ओके, मैं आपको स्क्रीन पे लाइव करता हूँ, रुकिए जरा। शुभम आप अपना कैमरा ऑन कर लें। ठीक। कैमरे को टिल्ट कर ले, अभी टेढ़ा है वो, हाँ, बस बिल्कुल ठीक। थोड़ा पास लेके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको पास बोर्ड को आगे खींच लीजिए। ले। स्टैंड है ना उससे। ठीक है, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। अब देखो। जी ठीक है, शुभम प्लीज कंटिन्यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहले जितना भी पढ़े थे उसको पहले रिवाइज कर लेंगे, जो हर बार करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक कुछ पढ़े थे। उसके पहले हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड और उसका जूस का फंक्शन पढ़े थे। तो उसका रिवाइज तो करवा दिया गया था। तो अभी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बेसिक पढ़ाया था पिछले क्लास में और स्पिंस्टर, उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसका लेंथ 6 से 7 मीटर होता है और वो जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप के जैसा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जिसमें सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी फूड कंपोनेंट बचते हैं वहाँ जा करके पूरा उसका जो रेस्ट बचा रहता है उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद मैंने उसका पार्ट्स बताया था कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला ड्यूडेनम, फिर दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो पैनक्रियास के से सटा हुआ रहता है। और यहाँ पे जो है आपका जो भी पैनक्रियाटिक जूस है और बाइल जूस आकर के यहाँ पे डाइजेशन करवाता है। यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उसके बाद सेकंड जो जेजुनम है वो है आपका 2.5 मीटर लॉन्ग और यहाँ पे आपका फर्स्ट फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया। तो यहाँ जो भी यहाँ क्या क्या फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है, सबसे पहला बताया था ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये तीन जो है हमारा ये जेजुनम है उसमें एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो है इलियम। इलियम जो है ये सबसे लास्ट पार्ट हुआ जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है और ये सबसे बड़ा भी होता है। ये होता है 3 मीटर लॉन्ग होता है और यहाँ भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है और विलाई भी प्रेजेंट होता है जो एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। तो इसमें जो रेस्ट जो भी बचते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सबका एब्जॉर्प्शन बहुत स्मॉल यूनिट में तोड़ करके एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। उसके बाद अ, हम आज उसका इंजाइम देखेंगे। उससे पहले हम जो भी पढ़ाए थे ये माउथ और फिर इसोफेगस, स्टमक, लीवर, इस सब में जो डाइजेशन फंक्शन और सेल जो पढ़ाए थे उसको शॉर्ट में भी कुछ रिवाइज कर लेते हैं और फिर जा करके हम स्मॉल इंटेस्टाइन का इंजाइम पढ़ेंगे क्योंकि जो रेस्ट बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। तो जो स्टार्टिंग से हल्का हल्का डाइजेशन ऑफ फूड बस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो माउथ है जिसमें हमारा सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है उसमें एक एमाइलेज और लाइजोजाइम, मतलब सैलिवरी एमाइलेज और सैलिवरी लाइजोजाइम। एमाइलेज का क्या काम था कि 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता था। एमाइलेज जो है वो मुंह में आने वाले जो भी बैक्टीरिया है उसको मारता था या जो भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट लड़ता था। ठीक, जो 30% कार्बोहाइड्रेट है
तो जो सैलिवरी ग्लैंड मतलब सलाइवा में जो माउथ में प्रेजेंट होता है, उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है एमाइलेज, वो डाइसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो 70% बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके डाइजेस्ट होता है। तो पहले देख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है, इसको शॉर्ट में अभी देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मोनोसेक्राइड एक ऑलिगोसेक्राइड। हमारा जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है वो मोनोसेक्राइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, खाते तो वैसे मोनोसेक्राइड ऑलिगोसेक्राइड दोनों है, लेकिन जो एब्जॉर्ब होता है वो मोनोसेक्राइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और जो रेस्ट जिसका डाइजेशन होता है वो है ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, ऑलिगो मोनोसेक्राइड जो एक बॉन्ड हुआ, और ऑलिगोसेक्राइड जो एक से ज्यादा मतलब 10 तक बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे पहला है ऑलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, दूसरा है पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड हुआ जिसका सिर्फ दो बॉन्ड होता है, मतलब मान लीजिए ऐसे कोई बॉन्ड है, शुगर का जो बॉन्ड है इसमें दो बॉन्ड हो जाएगा। ये हम लोग बस बेसिक देखेंगे, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं जानना, आगे देखा जाएगा। तो डाइसेक्राइड में दो बॉन्ड होता है इस तरह, और पॉलीसेक्राइड में इससे ज्यादा बॉन्ड होता है शुगर का। ठीक है, तो डाइसेक्राइड में क्या क्या आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है। बस हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रहता है। आगे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत शॉर्ट में आगे जाके जब सिस्टम खत्म हो जाएगा तब आपको बताया जाएगा मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरा है ये पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च। तो यहाँ पे जो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में, जो हमारा पोटैटो राइस ये सबसे मिलता है। ठीक, उसके बाद ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्च है, ठीक है, पॉलीगोसेक्राइड, तो पहले वो छोटे फॉर्म में तोड़ेगा, मतलब कम से कम दो, फिर उसके बाद मोनोसेक्राइड में। तो ये पॉलीगोसेक्राइड जो स्टार्च है यहाँ पे 30%। ठीक है, ये यहाँ पे एमाइलेज एक्ट करेगा, और ये डाइसेक्राइड में तोड़ता है। डाइसेक्राइड माने माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक, ये तीनों में तोड़ दिया। उसके बाद जो ये तीन बचा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जो डाइसेक्राइड का फॉर्म है, ये जाता है डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब जो बच गया, जो 70% है, यही 70% है, जो बच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होता है। ठीक, फिर आगे देखेंगे हम लोग। स्टोमक में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे, लेकिन मेन जो उसमें था वो था कि प्रोटीन का डाइजेशन ज्यादातर, क्योंकि उसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और जो रेस्ट जो है वो उसका डाइजेशन होता है। जो प्रोटीन था तो उसमें हमारे स्टमक में एक पेप्सिनोजेन था, जो पेप्टिक ये पेरिटल से आपको बताया था मैंने, वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को सिक्रेट करता था, मतलब प्रोड्यूस करता था, फिर उस पे HCl एक्ट करता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर वो जा करके पैप्सिन में जाके कन्वर्ट करता था, जो एक्टिव फॉर्म में है। तो यही पैप्सिन प्रोटीन को तोड़ा प्रोटीजेज पेप्टोन्स में। ठीक है, फिर ये दोनों को भेज दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए। फिर मैंने आपको सबसे पहले जो पढ़ाया था वो लीवर और पैनक्रियास पढ़ाया था। तो वो पैनक्रियास में मैंने आपको हार्मोन और फंक्शन ऑफ हार्मोन बता दिया था, एंजाइम बचा था। तो एंजाइम यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो पैनक्रियास में जो जो एंजाइम होता है वो है ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज और लाइपेज और न्यूक्लियस। एंजाइम का नाम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एंजाइम का नाम थोड़ा सा हार्ड होता है। और एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, जहाँ पे ASE हो, ASE मतलब क्या हुआ कि वो एंजाइम है। जिसके लास्ट में भी ASE हो, ASE, 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 ये सब भी एंजाइम है। और ये दो जो है ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है, अब सोया हुआ। इनएक्टिव मतलब सोया हुआ, तो इसको जगाने के लिए कोई तो आएगा। तो यहाँ पे एक इंट्रोकाइनेस है। ये इंट्रोकाइनेस कहाँ से आएगा, हमारा जो अब हम लोग फिर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं अपने टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे।
तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम है, ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि और बताए थे कि हमारा जो स्टोमक है उसमें म्यूकस लेयर प्रेजेंट था, ठीक है, जो हम HCl से बचाता था और फिर ये अल्कलाइन नेचर का होता था। तो यही जो म्यूकस लेयर है ये ड्यूडेनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस लेयर है ये ही एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है इंट्रोकाइनेज ASE लिखा है ना, ASE मतलब वो हो गया एंजाइम। तो यहाँ पे जो म्यूकस लेयर है ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम ही है, इसी में म्यूकस लेयर प्रेजेंट है। ये क्या किया इंट्रोकाइनेज का इंटरोकाइनेज ENTEROKINASE मतलब एंजाइम इंट्रोकाइनेज, इसका सिक्रीशन किया मतलब प्रोडक्शन किया। फिर ये इंट्रोकाइनेज जो है अब जैसे ये 3 आदमी जो है ये जो 3 एंजाइम है ये सोया हुआ है मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, तो इसको एक्टिव करेगा तभी ना जाकर के ये तीनों काम करेगा। तो फिर ये क्या करता है यहाँ पे बता देते हैं, ये हो गया यहाँ पे ट्रिप ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। तो यहाँ पे आके इंट्रोकाइनेज आएगा, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ड्यूडेनम है यहाँ पे ही हमारा पैनक्रियाज कनेक्ट होता है, उसके बाद फिर ये हो गया आपका स्टमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज से ही पैनक्रियाटिक जूस जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं, तो ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो म्यूकस लेयर है यही म्यूकस लेयर जो इंट्रोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस किया, ये इंट्रोकाइनेज एंजाइम जाता है, ठीक है, वो क्या किया ट्रिप्सिनोजेन जो सोया हुआ है, ठीक है, इसको जो इनएक्टिव फॉर्म में है इनएक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में जो है ट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे इंट्रोकाइनेज आया, इसको एक्टिव किया ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन हुआ, ठीक है। जब ये इनएक्टिव था फिर इसको जब जगाया तभी एक्टिव हो गया जिसको हम लोग ट्रिप्सिन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था कीमोट्रिप्सिनोजेन, कीमो फिर ये ट्रिप्सिन आकर के इसको जगाया, ट्रिप्सिन ये आया बोला भाई अब उठ जाए क्योंकि ये सोया हुआ था, फिर ये ये कीमोट्रिप्सिन है, ये जो कीमोट्रिप्सिनोजेन है तो हमारा स्कूल चल रहा है, देखो इसके ये पास ट्रिप्सिन आया, ठीक है, ये हमारा ट्रिप्सिन स्कूल चल आया रहा है, फिर देखो ये कीमोट्रिप्सिन में फॉर्म हो गया। फिर प्रो तीसरा जो एंजाइम है हमारा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हाँ देखो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये जो है, ठीक है, फिर इसको भी ट्रिप्सिन आया जगाने, तो फिर ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो गया।
इसमें आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो आपको जो नोट्स मिलेगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रफ हो जाता है। तो फिर से देखते हैं। पैनक्रियाज जिसका एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो इसमें जो 3 एंजाइम है वो सोया हुआ रहता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें म्यूकस लेयर प्रेजेंट होता है, उससे सिक्रीट करता है इंट्रोकाइनेज, काइनेज एंड एएसई एंजाइम। इंट्रोकाइनेज जो एंजाइम है वो जाता है पैनक्रियाज में, और जो उसका जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजेन, उसको जाकर के उठाता है, ठीक है। जो ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है फिर ट्रिप्सिन में, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा जो एंजाइम है कीमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, फिर इसको ट्रिप्सिन जाता है उठाने, ट्रिप्सिन उठाया तो फिर वो कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। फिर तीसरा जो है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, PROCARBOXYPEPTIDASE, ठीक है। जहाँ पे एएससी हुआ वो एंजाइम हुआ, ठीक है। तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इसको भी गया ट्रिप्सिन उठाने, ठीक है। फिर ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, ठीक। उसके बाद अब ये तीनों क्या हुआ, जो हम लोगों ने देखा था स्टमक में प्रोटीन का जो डाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो पेप्सिन उसको प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट किया, फिर ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है, तो या कोई भी फूड कंपोनेंट है, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो सबसे जब तक छोटा यूनिट में टूटेगा नहीं तब तक हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो प्रोटीन प्रोटीजेज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हुआ, फिर ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या कुछ कोई पूछ रहे हैं क्या? किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? कंटिन्यू करते हैं। प्रोटीजेज और पेप्टॉन्स जो है, ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। क्या स्लो पढ़ा है, क्या तेज हो रहा है क्या? शुभम कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज चलते रहिए, बीच में कई बार लोगों का माइक ऑन हो जाता है। आप अपना अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं कर दूंगा उसको ऑफ ना। ठीक सॉरी है, सर, वैसे मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा अगर किसी को डाउट भी रहेगा तो, और फिर भी रहे तो पूछ लीजिएगा। तो यही जो प्रोटीओजेस और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट होता है, तो इसको बहुत छोटा यूनिट में टूटना है। मतलब प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, एमिनो एसिड, ठीक है। तब जब जाके वो एमिनो एसिड बनता है तब जाकर के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसको, मतलब छोटी आंत जो है एब्जॉर्ब करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में जाता है, फिर हमारा बॉडी डेवलपमेंट होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो यही प्रोटीजेस और पेप्टॉन्स, प्रोटीओजेस और पेप्टॉन्स, या कुछ प्रोटीन भी बच गया, मान लीजिए कुछ प्रोटीन भी बच गया जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है। हम मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट आ गया, वहां पे ये जो पैनक्रियास का जो एंजाइम है, ठीक है, ये पैनक्रियास का एंजाइम है ना, ये जो पैनक्रियास का एंजाइम है ये गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, ठीक। तो फिर वो क्या किया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन का डाइजेशन होके प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स आया, ठीक है, उसका उसको तोड़ेगा फिर जाके एब्जॉर्ब करवाएगा। तो ये ट्रिप्सिन, ठीक है, या फिर कीमोट्रिप्सिन, और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये तीनों मिलकर के प्रोटियोजेस, पेप्टॉन्स और जो रेस्ट प्रोटीन बच गया हमारे पेट से, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है
डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड मतलब क्या हो गया, जैसे ये एमिनो एसिड है, ठीक है, एक और एमिनो एसिड, ठीक है, ये बॉन्ड हुआ, डाई ट्राई, डाई मतलब 2 बॉन्ड, ट्राई मतलब 3 बॉन्ड, ठीक है, तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया, फिर जाकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब हो गया डाइपेप्टाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट ये प्रोटीन का काम हो गया, अब बचा हमारा ये फैट्स और लिपिड्स, उसके बाद लास्ट जो है हमारा डाइसेपेराइड जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किया। एक बार लास्ट में आप लोगों को ये रिवाइज करवा दूंगा इन शॉर्ट में, ठीक है, अभी पहले देख लो। शुभम, आज के लेक्चर के लिए कुछ और आपका लेफ्ट है अभी? कुछ और बचा आपका हाँ आज के लेक्चर का? हाँ, फिर बहुत बचा हुआ। ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा सा ना बेशक आप ज़्यादा लंबा मत जाइएगा, क्योंकि आपको भी आपके 25 मिनट, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, अच्छा 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा सा बेशक जो आपने आज पढ़ाया ना, उसको थोड़ा हाँ सा कंटिन्यू कल को भी करवा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ठीक है, तो अभी ज़्यादा हमने स्ट्रेस नहीं करना है, ओके, ना अपने आप पे ना दूसरों पे। हाँ हाँ ठीक है जी। वो भी है, ठीक जी। ठीक। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसको इन शॉर्ट वे में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, तो सबसे पहला हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में होता है। माउथ में हमारा सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा मतलब लार, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सैलिवरी ग्लैंड से, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। तो उसमें सैलिवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है 30%, मतलब स्टार्च, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाया, उसको डाइसेक्राइड में तोड़ दिया, मतलब कि 2 के बॉन्ड में, ठीक है। उसके बाद जब हमारा बॉडी ये स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करता है, वो सिंगल यूनिट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे टूटता है और क्या पार्ट्स होता है, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट को, वो मोनोसेक्राइड के फॉर्म में करता है, ठीक है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज के फॉर्म में, ठीक है। तो और दूसरा हो गया ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में 2 आता है, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। डाइसेक्राइड में 2 बॉन्ड, और 2 से ज्यादा जो बॉन्ड हुआ वो पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले तो इसको इसमें तोड़ेंगे, उसके बाद फिर ये टूटेगा। तो पॉलीसेक्राइड स्टार्च जो हमारे पोटैटो है इसमें प्रेजेंट होता है, तो वो उसको तोड़ा, ठीक है, एमाइलेज गया, फिर वहाँ पे एक्ट किया, जो एंजाइम है वो डाइसेक्राइड में तोड़ दिया, मतलब लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज में। उसके बाद फिर मैंने सेकंड देखा स्टमक में बहुत सारा हम लोगों ने फंक्शन देखा था, लेकिन उसमें जो मेन था वो प्रोटीन था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पैप्सिन क्या हुआ, एक्ट किया, वो प्रोड्यूसेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया, फिर यही स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए, क्योंकि इसका प्रॉपर डाइजेशन होना था, फिर तब जाके ये एब्जॉर्ब करता। तो फिर हमारा जो पैनक्रियास है, ठीक है, उसमें जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिनोजेन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजेन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लियस होता है। तो ये जो तीन तीन एंजाइम है, ये सोया रहता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो यही जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें जो लेयर प्रेजेंट है, म्यूकस लेयर, उसमें इंट्रोकाइनेज होता है। इंट्रोकाइनेज जाता है इन तीनों को उठाने, ठीक है। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन को उठाया, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। फिर वो ट्रिप्सिन गया कीमोट्रिप्सिनोजेन को उठाने, उसको कन्वर्ट किया कीमोट्रिप्सिन में। फिर प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी ट्रिप्सिन गया उठाने, वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब यही तीनों मिल करके जो प्रोट्यूसेस और पेप्टॉन्स है, इसको तोड़ा बहुत सिंपलेस्ट यूनिट में, सबसे छोटा यूनिट, जिससे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट करवा पाए। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइपेप्टाइड में, मतलब एमिनो एसिड का डबल बॉन्ड, फिर डाइपेप्टाइड में एक सिंगल एमिनो एसिड में ब्रेक करेगा, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब करवा पाए। वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंजाइम है वो है, अभी देख लेते हैं बस, वो है डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, लाइपेजेज, और फिर न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज और डाइसेक्राइडेज।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंजाइम है उसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, जो रेस्ट हमारा जो फूड कंपोनेंट बच जाता है उसका डाइजेशन अब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है। बस आज तक के लिए इतना ही था। सभी को मेरा धन्यवाद। अगर किन्हीं को कुछ डाउट रहे तो वो पूछ सकते हैं, या जो नोट्स आपको आज जितना पढ़ाया गया है वो मिल जाएगा रात तक। उससे देख करके आप नेक्स्ट क्लास में भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हम्म, आप जहाँ से आपने आज डिसकंटिन्यू किया है ना, बस वहीं हाँ से कल आप इनको आगे स्टार्ट करवाइएगा। ओके ठीक है, ठीक। जी। और थोड़ा सा नोट्स अगर कुछ प्रोवाइड करवा देंगे आप, जो अभी से पहले के हो चुके हैं, हाँ तो वो फिर एक पिछली क्लास का एक क्लास का बचा हुआ और ये वाला बस। ओके ठीक है। हाँ, चलिए तो वो करवाऊंगी। ठीक। आप जब इसको थैंक। कंप्लीट कर देंगे ना जीआईटी को, हाँ जब आप जीआईटी को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद दीजिएगा नोट्स। ओके थैंक यू। ठीक, मतलब ओके आज पहले का देना है। जी जी जी, जो आप जब ये पूरा कंप्लीट कर देंगे ना इसको, अब उस तभी हाँ प्रोवाइड करवाइएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। ठीक। थैंक। ओके थैंक यू। थैंक। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो हमारे बेसिक क्राइटेरियाज है उसको अभी आज के लेक्चर के हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका रिकॉर्डिंग आपको आफ्टर सम टाइम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जो लास्ट लेक्चर था उसका रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट हो गए थे डालने में, तो उसको डाल दिया गया है। अगर कोई उसको देखना चाहता है तो वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, और मैं आप ग्रुप्स के अंदर भी लिंक शेयर करवा दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, क्योंकि जो चीज़ आज हमें इजीली अवेलेबल हो रही है कल को शायद से वो अवेलेबल नहीं होगी। मैं इस ऑनलाइन लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। आज अभी इलेक्ट्रोपैथी अंडर डेवलपमेंट साइंसेज के अंदर होते हुए एक बहुत अलग स्टेज पे है। आज के समय पे कोई भी इसके साथ जुड़ के एक अच्छा काम कर सकता है, पर जिस दिन गवर्नमेंट इसको अंडरटेक करेगी उस दिन और भी कम्प्लेक्सिटीज आएंगी। उस दिन आपको, जब होम्योपैथी को भी 1970 में गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया था, तो उस समय भी उन्होंने काफी चीजें चेंजेस की थी। चेंजेस इन द सेंस, जैसे कि उनके कुछ उनको सर्टिफिकेशन के लिए चेंजेस किए, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस किए थे। हमारे को भी सेम चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। पर उससे पहले कम से कम हमारा बेस जो है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो मजबूत होनी चाहिए, ताकि हमें किसी तरह का कोई कोई वो ना हो, दिक्कत ना आए। और जब उस समय वो हमें किसी सरकारी डिपार्टमेंट में डालेंगे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चाहे एक कोना देंगे, पर उनको देना पड़ेगा उस समय एक कोना, है ना। तो जब वहां पे आपके आपके एरिया में वो चीजें बने, तो आपका खुद का एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो खुद आपको अप्रोच करके वहां पे एज अ सर्विस के लिए आपको रखे, है ना। तो इसी के साथ प्लीज अपने इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल के अंदर उतारें। प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे साथ डिस्कस करें। और मैंने आप सबसे बोला था, जो जो इलेक्ट्रॉन प्योर ईएच में और प्योर रबिसन के साथ जुड़ के वर्क कर रहे हैं, प्लीज अपने क्लिनिक का एक वीडियो बना के हमें प्रोवाइड करवाएं, ताकि उसको हम वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी चढ़ा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर सेशन। जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी। जय मैटी।